डिस्क्लेमर, आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई एक काल्पनिक रचना है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संवाद और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, समुदाय, स्थान अथवा वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस वीडियो में व्यक्त विचार, घटनाएं या परिस्थितियां किसी भी ब्रांड, उत्पाद, संगठन या सेवा का प्रचार, समर्थन नहीं करती हैं। किसी भी नाम, चिन्ह या संदर्भ का उपयोग केवल कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। अब तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जहां कल्पना और रहस्य की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें नई कहानियां, नए अध्याय और भी रोमांचक रहस्यों को आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और कहानी का आनंद लीजिए। चैप्टर 171, मेंटिस ने सिकाडा का पीछा किया। इस लेवल की डरावनी जिंदगी ऐसी चीज नहीं थी जिससे चेंशी, जो अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर है, निपट सके। दौड़ना। चेंशी के मन में केवल एक ही विचार था, भागो। उसे तो ये भी नहीं पता था कि हमला किसने किया था। उसे सीधे किले में वापस भागना पड़ा। अगर उसका पता चल गया तो उसे डर था कि वह अपने परिवार को फंसा देगा। वह तेजी से एक दूर रेत के टीले की तरफ भागा, मोटी रेत की परत में सिर के बल कूदा, दर्जनों इनविजिबिलिटी पिल्स खा ली और खुद को पूरी तरह से छिपा लिया। इसी बीच हजारों मील दूर आसमान में अचानक लड़ाई शुरू हो गई। चार चमकदार, चांदी जैसी सफ़ेद तलवार की किरणें लंबी रात को चीरती हुई उस रास्ते पर चल रही थीं जहां से जहरीले चूहे के बाल अभी अभी आए थे और तेज स्पीड से नीचे गिरकर छिपे हुए रेड सॉवरेन टोंटियन पर हमला कर रही थीं। रेड सॉवरेन टोंटियन चेंशी पर उसके चुपके से किए गए हमले से ध्यान भटक गया। उसे तुरंत एक जानलेवा संकट का एहसास हुआ। उसकी शैतानी पुतलियां सिकुड़ गईं। बचने के लिए ताकत जुटाने का समय न होने पर उसकी काली चूहे की पूंछ जोर से बाहर निकली और चार तलवारों की किरणों से टकरा गई। टकराना, 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 एक के बाद एक चार धरती हिला देने वाले धमाके हुए। आध्यात्मिक शक्ति की एक भयानक शॉकवेव आसमान में 100 मील तक फैल गई, जिससे हर जगह रोशनी की धाराएं फूट पड़ीं, जिससे आसपास के बादल और धुंध टूट गए। तभी रेड सॉवरेन टोंटियन को अचानक एहसास हुआ कि वह बहुत पहले ही एक जाल में फंस चुका था। जैसे ही उसने अपना ध्यान चेंशी पर चुपके से हमला करने के लिए हटाया, जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर था, इंसानी नस्ल के चार लंबे चौड़े लोग पहले ही चारों दिशाओं में चुपचाप खड़े हो गए थे। उनका ऑरा भारी था, उनका प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसने उसके भागने के सभी रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया था। उनमें से एक, जिससे अच्छी एनर्जी निकल रही थी, उसने ठंडे स्वर में कहा, डेमन रेड, एक डेमन किंग के तौर पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर एक स्टूडेंट पर चुपके से हमला करने पर भरोसा करना ये बहुत ही घटिया और बेशर्मी है। रेड सॉवरेन टोंटियन के चारों ओर काली रोशनी फैल गई जब उसे पता चला कि वह उन चारों से घिरा हुआ है। वह गुस्से में और हैरान दोनों था और सख्ती से दहाड़ रहा था, तुम मुझसे ज्यादा बेशर्म कैसे नहीं हो। मुझे हमला करने के लिए उसे चारा बनाकर इस्तेमाल किया और अब तुम्हारी हिम्मत सिर्फ 4-1 करके लड़ने की है। अगर तुम में काबिलियत है तो मुझसे आमने सामने लड़ो। तुम्हारे जैसे प्रोडिजी को मारना, जो जमीन पर तबाही मचाता है, दाव की तरफ से काम करना है। एक और आदमी ने गहरी आवाज में ठंडेपन से चिल्लाया। उनकी मारने की नीयत डरावनी थी। तुम्हें मारने के लिए हमें जरूरी कीमत चुकानी होगी, एक व्यक्ति ने कहा। उनकी हत्या की मंशा डरावनी थी। चेंशी को अभी तक ये नहीं पता था कि वह रेड सॉवरेन टोंटियन को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की गई कीमत थी। उसकी भयानक लपटें बहुत चमकदार थीं, जो जानवरों जैसी लहरों में तेजी से फैल रही थीं। वह चारे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एकदम सही मटेरियल था। चारों ने बहुत पहले से इसकी योजना बनाई थी। उनका एकमात्र उद्देश्य निष्क्रिय रेड सॉवरेन टोंटियन के प्रकट होने और उसे पूरी तरह से खत्म करने के अवसर का इंतजार करना था। इस समय चारों ने एक साथ कदम आगे बढ़ाया और पूरी तरह से घेरा बना लिया। हवा में कहीं गहरे सुनहरे रंग के पैटर्न दिखाई दिए थे। ये जानवरों को फंसाने वाला एक पैटर्न था जो बहुत पहले बनाया गया था, जिसने रेड सॉवरेन के भागने के सभी रास्तों को बंद कर दिया था। लड़ाई तय हो चुकी थी, फायदा पूरी तरह से इंसानियत का था। चारों ने बातें बर्बाद करना बंद कर दिया, साथ ही अपनी जिंदगी की साधना शुरू कर दी। अपना जादुई खजाना बाहर निकाला और जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति से उन्होंने बीच में रेड सॉवरेन टोंटियन पर हमला कर दिया। 100 मील दूर रेत के टीलों के नीचे लगातार दहाड़ने, धमाकों और तकनीकों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। लड़ाई की डरावनी शॉकवेव 100 मील दूर से भी सिर में सिहरन पैदा कर देती थीं। नाइट आउल पहले से ही डर के मारे कांप रहा था। जानवरों को काबू करने वाले बैग में कसकर छिपा हुआ था, अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रेत के नीचे छिपे चेंशी ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान लगाया। मन ही मन सोचा, यह जरूर एम्पायर के लड़ाकू लोग आए होंगे।
तभी चेनशी ने पूरी राहत की सांस ली और नीचे देखकर अपनी चोटों को ध्यान से देखा। जहरीले मांस और त्वचा को काटकर निकालने का उनका पिछला अहम कदम बहुत सही समय पर उठाया गया था। जहर उनके मेरिडियन या अंदरूनी अंगों पर नहीं पहुंचा था। अब घाव से खून बहना बंद हो गया था और उस पर पपड़ी जम गई थी, इसलिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। लड़ाई और भी तेज होती गई। चारों और चूहा दिन से रात तक लड़ते रहे। रेड सॉवरेन ने अपना लाइफ बाउंड ट्रेजर हेवन पियर्सिंग छेनी पकड़ा और उसे सबसे पास वाले इंसान की तरफ घुमाया। छेनी की नोक ने हवा में एक भारी आग बनाया, जिससे रेत की सतह पर एक गहरा गड्ढा बन गया। वह व्यक्ति एक तरफ हो गया, लेकिन छेनी की नोक से आ रही हवा के जोर ने उसके कीमती कवच को फाड़ दिया, जिससे उसके नीचे नर्म कवच की एक परत दिखाई देने लगी। उसी समय रेड सॉवरेन के पूरे शरीर पर मौजूद बाल अचानक फट गए और अनगिनत काले चूहे के बाल बारिश की तरह चारों तरफ फैल गए। चूहे के हर एक बाल में बहुत ज्यादा जहरीलापन और चुभने वाली ताकत थी, जैसे चारों दिशाओं से एक साथ तीरों की काली बारिश हो रही हो। बैनर वाले ने अपने बैनर के सामने वाले हिस्से का इस्तेमाल करके स्पिरिचुअल पावर का एक बवंडर बनाया, जिससे उसके सामने कई गज की दूरी तक के सारे चूहे के बाल खींच गए, लेकिन कुछ बाल फिर भी बवंडर के किनारे से निकलकर उसके कंधे में धंस गए। तीरंदाज़ एक कदम पीछे हटा और एक के बाद एक 3 तीर चलाए। तीर आसमान में सुनहरी लकीरें बनाते हुए रेड सॉवरेन के सिर की तरफ लगे। उसने एक को सिर झुकाकर चकमा दिया, दूसरे को छेनी से गिरा दिया और तीसरे ने उसके कान के सिरे को छूकर उसके बालों का एक छोटा सा हिस्सा काट दिया। तलवारबाज की तलवार की रोशनी रेड सॉवरेन के चेहरे और सीने से कभी नहीं हटी, जिससे उसे दाएं बाएं चकमा देना पड़ा और वह किसी एक दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया। चूहा संप्रभु टोंटियन के आक्रमण में मौके दिखने लगे। एक बार पीछे हटने के दौरान उसका पैर थोड़ा लड़खड़ाया और तलवारबाज की तलवार की रोशनी ने उस अंतर को भर दिया। चांदी जैसी सफ़ेद तलवार की रोशनी उसके दाहिने हाथ के जोड़ पर पड़ी और एक भूरे काले चूहे का हाथ जिंदा कट गया। रेड सॉवरेन ने तेज चीख मारी और कटे हुए अंग से गहरा काला खून बहने लगा। एक और तलवार का वार और एक और चूहे का पैर काट दिया गया। इससे पहले कि वह पीछे हट पाता, बैनर वाले के हाथ से एक सुनहरी रस्सी छूटी, जो एक जिंदा सांप की तरह उसके पिछले पैर और कमर के चारों ओर लिपट गई। जैसे ही अमर बांधने वाली रस्सी उसके फर को छूती, उसमें से एक सिजलिंग बर्निंग आवाज निकलती। स्पिरिचुअल पैटर्न रेड सॉवरेन के मांस में दब जाते थे और उसे कसकर बांध देते थे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रेड सॉवरेन टोंटियन की आवाज़ पूरी तरह बदल गई, तेज से कर्कश दहाड़ में बदल गई, जैसे कोई चूहा किसी बंद जगह पर फंस गया हो और अपनी आखिरी ताकत लगाकर धमकी दे रहा हो, तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। अमर रस्सी की पकड़ में आने से उसका शरीर तेजी से फूल गया। सड़ांध और तेज जहर की गंध वाली एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर के अंदर से फट गई। इसने प्लेग रेट युआन डिवोरिंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन आर्ट को एक्टिवेट कर दिया था और साथ ही साथ खत्म होने के लिए सैकड़ों सालों से अपनी जहरीली ग्रंथियों में जमा टॉक्सिन को भी उड़ा दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? मैं पहले तुम्हें मरवाऊंगा। रेड सॉवरेन को सेंटर में रखकर टॉक्सिन सभी दिशाओं में फैल गए और एक बड़े जहरीले फूल में फट गए। इस घनी और गाढ़ी जहरीली ताकत के असर से चारों लोगों के बचाव वाले जादुई खजाने एक के बाद एक टूट गए। बैनर वाला सबसे तेज था। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके हाथों का पिछला हिस्सा काला पड़ने लगा है और जहर उसकी नसों से होते हुए उसकी कलाइयों की ओर फैल रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी कमर से छोटा ब्लेड निकाला और अपनी कलाई के जोड़ों पर सीधा वार किया। 2 कटे हुए ताड़ के पेड़ रेत में गिर गए और ठूंठों से लाल खून बहने लगा। तीरंदाज का चेहरा पहले ही ग्रे बैंगनी हो गया था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ का धनुष उसकी उंगलियों से फिसल रहा था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। जहर की वजह से साफ तौर पर वह अंधा हो गया था। तलवारबाज ने अपनी लंबी तलवार से खुद को संभाला, लेकिन उसका शरीर पहले ही काला पड़ चुका था। चौथा व्यक्ति बिना हिले डुले था। उसे पता नहीं था कि वह जिंदा है या मर गया। हम यहाँ नहीं रुक सकते। तलवारबाज की आवाज़ भारी थी। उसकी स्पिरिचुअल पावर तेजी से कम हो रही थी और उसका बचा हुआ माना मुश्किल से बेसिक मूवमेंट ही कर पा रहा था। यहाँ टॉक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन अभी भी बढ़ रहा है। अगर हम और रुके तो हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। हमें तुरंत डिटॉक्सिफाई करने के लिए वापस जाना होगा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह पक्का है, लेकिन उन्हें गलत अंदाज़ा लगाने की उम्मीद नहीं थी। राक्षस चूहा अब तक गायब हो चुका था। इस डर से कि रेड सॉवरेन टोंटियन के पास अभी भी कोई बैकअप प्लान है, चारों पीछे हटने लगे। अध्याय 172 ओरियोल के पीछे। 100 मील दूर रेत के टीले की छाया के नीचे चेनशी रेत में एक खोखले में छिपा हुआ था। उसकी आभा पूरी तरह से दबी हुई थी, बलुआ पत्थर के एक सोए हुए टुकड़े की तरह शांत और बिना हिले डुले। समय धीरे धीरे बीतता गया। दूर क्षितिज पर गूंजती तकनीकों की गर्जना और गरजते धमाके धीरे धीरे कम हो गए। आसमान में भरी स्पिरिचुअल क्यूई की बहती धाराएं पूरी तरह से गायब हो गईं और पूरी बंजर जमीन अचानक मौत के सन्नाटे में डूब गई। ऐसा लग रहा था कि पीक की लड़ाई, जिसने हजारों मील तक इलाके में हलचल मचा दी थी, आखिरकार खत्म हो गई थी।
चेन शी ने एक पल इंतजार किया, ये पक्का करते हुए कि लड़ाई की ताकत का कोई असर नहीं है। उसका टेंशन भरा मन आखिरकार शांत हुआ और वह उठकर दूसरों से मिलने के लिए किले में लौटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ठीक उसी पल एक काली परछाई टूटे हुए रास्ते वाले उल्कापिंड जैसी आसमान से जोर से गिरी। टकराना, यह इस सुनसान रेत के टीले पर गिरा जिससे पीली रेत आसमान में उछल गई। चेनशी तुरंत स्तब्ध रह गया, जल्दबाजी में हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे ही उसने काली परछाई को साफ देखा, उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। रेत के गड्ढे के नीचे एक इंसान के आकार का चूहे जैसा दानव फैला हुआ पड़ा था। यह कोई और नहीं बल्कि रेड सॉवरेन टोंगटियन था। ये खुद को खत्म करने के बाद बच गया था और अपनी बची हुई सारी स्पिरिचुअल ची खत्म करके ब्लड एस्केप टेक्निक बना ली थी और इस जगह भाग आया था। इस समय उसने एक राक्षस राजा की सारी इज्जत खो दी थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसका एक अगला पंजा और एक पिछला हिस्सा कट गया था और उसकी मोटी लंबी पूंछ ज्यादातर टूट चुकी थी। उसका पूरा शरीर जला हुआ और सड़ रहा था, जख्मों से भरा हुआ था। वह रेत के गड्ढे में मौत के कगार पर पड़ा था। उसकी सांस इतनी कमजोर थी कि लगभग खत्म हो गई थी। चेनशी की नज़र अचानक उसके बचे हुए चूहे के बालों पर टिक गई। रंग फीका था, टेक्सचर सख्त था और लंबाई और मोटाई बिल्कुल उसी जहरीले चूहे के बालों जैसी थी जो 1000 मील दूर से उस पर हमला करके उसके बाएं हाथ में घुस गया था। जिसने अभी मुझ पर हमला किया है वह पक्का यही बुरा जानवर है। इस ख्याल के साथ चेनशी के दिल में जान से मारने का इरादा जाग उठा। वह तुरंत 1000 मीटर पीछे हट गया और दूर एक रेत के टीले पर स्थिर होकर उतरा, अपना ध्यान एक जगह लगाया और किसी भी खतरे से बचने की कोशिश की। वह कुछ देर चुपचाप देखता रहा। आसपास खाली जगह थी, कोई वापस नहीं आया था। इस बीच गड्ढे के नीचे रेड सॉवरेन टोंगटियन अकड़ा हुआ और बिना हिले डुले खड़ा था, जैसे उसमें जिंदगी के सारे निशान खत्म हो गए हों, मरे हुए होने का नाटक कर रहे हो। चेनशी की नज़र ठंडी हो गई। उसने अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस स्पेस से कुछ मैजिक शूटिंग पिल ली। अपनी उंगली के एक झटके और अपनी स्पिरिचुअल क्यूई के गाइडेंस से झुलसाने वाली अजीब आग में लिपटी कई मैजिक शूटिंग पिल हवा में फट गईं, एक तेज हवा को तोड़ने वाली रफ्तार लेकर और चूहे दानव के टूटे हुए शरीर पर सटीक वार किया। आग भड़क उठी और हीटवेव बढ़ गईं। गड्ढे के नीचे मौजूद रेड सॉवरेन टोंगटियन बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। कितनी चालाक बुरी चीज़ है जो इतनी अच्छी तरह से अपना आपा बनाए रखती है। चेनशी अब पीछे नहीं हटा। उसने अपना हाथ उठाया, अपनी स्पिरिचुअल क्यूई को फिर से चैनल किया और अजीब आग में लिपटी दर्जनों मैजिक शूटिंग पिल से गड्ढे पर बमबारी की। इस बार रेड सॉवरेन टोंगटियन, जिसका मांस उड़ रहा था, आखिरकार थोड़ा सा हिला। ये कन्फर्म करते हुए कि दुश्मन अभी भी जिंदा है, चेनशी ने धीरे धीरे कई 100 मीटर की दूरी कम की और कई और एक्सप्लोसिव पिल सीधे गड्ढे में फेंक दी। बूम! रेत के गड्ढे में एक जोरदार धमाका हुआ। झुलसती आग ने चूहे दानव के शरीर को निगल लिया। चूहे का राजा टोंगटियन अब अपना भेष नहीं बनाए रख सका और एक तेज दयनीय चीख निकाली क्योंकि उसका टूटा हुआ शरीर जोर से कांप रहा था। हाँ, तो ये सच में जिंदा है। चेनशी ने अपना हमला नहीं रोका। मैजिक शूटिंग पिल लगातार बरस रही थी, एक्सप्लोसिव पिल बारी बारी से उस पर बरस रही थी और अजीब आग परतों में जल रही थी, जिससे दुश्मन को सांस लेने या संभलने का कोई मौका नहीं मिला। आओ आओ आओ! गड्ढे के नीचे से लगातार तेज और कमजोर दानव की चीखें गूंज रही थीं। कभी ताकतवर कोर फॉर्मेशन दानव राजा के पास अब कभी न खत्म होने वाले दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं बचा था। विरोधी की लगातार चीखें सुनकर चेनशी को कुछ समझ आया। उसने मासूमियत से कहा, सीनियर, प्लीज चिल्लाना बंद करो, तुम मुझे डरा रहे हो। ये सुनकर बहुत कमजोर रेड सॉवरेन टोंगटियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसकी बची हुई डेमन पावर लगभग खत्म हो गई। उसने दांत पीसकर गाली दी, तुम्हारी माँ को डरा दिया। इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया, शिकायतों और अनिच्छा से भर गया। यह एक स्टूडेंट है। ये कैसा स्टूडेंट है? बुजुर्गों के लिए सम्मान और बच्चों की देखभाल कहाँ है? ऐसे बूढ़े शैतान को धमकाना जिसके हाथ पैर नहीं हैं, जो बुरी तरह घायल है, मरने की कगार पर है और मरा हुआ होने का नाटक कर रहा है। वह तो दिल से बुरा है। इस मुश्किल हालात में रेड सॉवरेन टोंगटियन ने अपनी आखिरी होश हवास बचाए, अपनी स्टोरेज की जगह से एक भारी काला स्टोरेज पाउच निकाला और अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके उसे पास ही रेत पर फेंक दिया। बच्चे, मेरी जान बख्श दो और स्पिरिट स्टोन का ये बैग तुम्हारा है। उसकी पतली आवाज ने विनती की। चेनशी ने उस स्टोरेज पाउच को ठंडेपन से देखा। उसका दिल मजाक से भर गया, जरा भी नहीं डगमगाया। पहले तुमने हजारों मील दूर से मुझ पर हमला किया था, मेरी जान लेने का पक्का इरादा करके, और आज मैंने अपनी चाल चल दी है। अगर मेरा दिल नर्म रहा तो एक बार जब यह अपनी चोटों से ठीक हो जाएगा तो क्या मेरे बचने का कोई रास्ता बचेगा? क्योंकि हमारे बीच खून का झगड़ा हो गया है, तो या तो तुम मरो या मैं, कोई और रास्ता नहीं है। चेनशी ने शब्दों को बर्बाद करना बंद कर दिया।
उसने बमबारी के एक नए दौर के लिए अपना हाथ उठाया, बारी बारी से एक्सप्लोसिव पिल, मैजिक शूटिंग पिल और अजीब आग बरसाए। आग ने पूरे रेत के गड्ढे को घेर लिया। काफी देर बाद गड्ढे के नीचे से चीखें पूरी तरह बंद हो गईं। रेड सॉवरेन टोंगटियन का शरीर पूरी तरह से शांत पड़ा था और कोई हलचल नहीं हुई। चेन शी ने फिर भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वह सावधानी से आगे बढ़ा। आज उसे परेशानी की वजह को पूरी तरह खत्म करना होगा और भविष्य में होने वाली किसी भी मुश्किल को रोकना होगा। उसने हाथ उठाकर रहस्यमयी किरण फायर मेज को बुलाया। उसकी तेज रोशनी से उसने चूहे दानव के जले और टूटे शरीर को पलट दिया। ठीक उसी पल शरीर पलट गया। पहले से शांत चूहे जैसा दानव अचानक भड़क उठा। उसकी बची हुई आधी पूंछ एक जहरीले कांटे की तरह अपनी बची हुई दानव शक्ति का इस्तेमाल करके बिजली की तेजी से हमला किया और सीधे चेनशी के दिल में बुरी तरह से घुस गया। ये बहुत तेज था, मौत के कगार पर एक बेताब जवाबी हमला जिसने उसे चौंका दिया। बचने का कोई रास्ता नहीं था। पुची, जहरीली पूंछ ने चेनशी के दिल के ऊपर वाली जगह को ठीक से छेद दिया। एक सीधा वार। रेड सॉवरेन टोंगटियन बहुत खुश था, ये काम कर गया। इस दिल को चीर देने वाले वार का मतलब है कि वह पक्का मर जाएगा। हिस, एक ताबीज़ का कागज़ हवा में से निकला और तुरंत टूट गया। ये डेथ सब्स्टिट्यूशन ताबीज़ था जो डिस्ट्रिक्ट चीफ बाय मिनमिन ने उसे पहले दिया था। जैसे ही सब्स्टिट्यूशन ताबीज़ चालू हुआ, चेनशी का शरीर खाली जगह से हट गया और तुरंत 100 मीटर दूर एक रेत के टीले पर दिखाई दिया और बिना किसी नुकसान के स्थिर खड़ा रहा। ये देखकर रेड सॉवरेन टोंगटियन की खुशी तुरंत खत्म हो गई। उसकी जगह हैरानी और गुस्से ने ले ली। उसने भारी आवाज में कहा, तुम छोटे कमीने, बूढ़े जानवर। चेनशी का लहजा ठंडा था और आगे कोई बातचीत नहीं हुई। उसने अपनी हथेली में आग की लपटें निकालीं। वाइल्ड प्रिजन बीस्ट फ्लेम एक खूंखार झुलसाने वाले आग के जानवर में बदल गई। हवा में उछलकर रेड सॉवरेन टोंगटियन की गर्दन पर चढ़ गई और उसे पागलों की तरह कुतरने और जलाने लगी। उसी समय ऐश अर्थ फायर उठी जो राक्षस के शरीर को परतों में लपेटती हुई उसे लगातार पिघलाती और जलाती रही। तेज आग ने शरीर को जला दिया और राक्षस की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई। इस बार रेड सॉवरेन टोंगटियन में जान के सारे निशान चले गए। उसका शरीर अकड़ गया और अब वह हिल भी नहीं सकता था। चेनशी और भी सावधान हो गया। उसने नाइट आउल को बुलाने के लिए अपना हाथ उठाया। नाइट आउल अभी भी चूहे दानव से डर रहा था और पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बस दूर से चक्कर लगा रहा था। बार बार जांच करने के लिए कमजोर सोल वेव्स छोड़ रहा था। कई बार कंफर्म किया कि दानव के शरीर में कोई जान या बची हुई सोल में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। पक्का नतीजा मिलने के बाद ही चेनशी को पास जाने में आसानी हुई। मौत का नाटक करने के खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसने किरण की रहस्यमयी आग की गदा पकड़ी और चूहे के सिर पर एक के बाद एक कई वार किए। उसे पूरी तरह कुचल दिया ताकि यह पक्का हो सके कि वह मर चुका है, इससे पहले कि वह आखिरकार आराम महसूस कर पाता। रेड सॉवरेन टोंगटियन से निपटने के बाद चेनशी ने सबसे पहले टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके पास से काला स्टोरेज पाउच निकाला। उसने नाइट आउल को इसकी जांच करने का इशारा किया और यह पक्का करने के बाद कि बैग में कोई जहर की तकनीक, रोक या जाल नहीं है, उसने खुद स्टोरेज पाउच खोला। बैग से स्पिरिचुअल लाइट निकली। स्पिरिट स्टोन का पहाड़ चमक रहा था। अंदर पूरे 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन रखे थे और बिल्कुल बीच में एक मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन था जो चिकना और चमकदार था और उसमें स्पिरिचुअल क्यूई इतनी ज्यादा थी कि बहुत ज्यादा थी। जब से चेनशी ने साधना शुरू की थी, ये पहली बार था जब उसने मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन देखा था। चेनशी ने अपने दिल की खुशी को दबा लिया और फिर रेड सॉवरेन टोंगटियन के बचे हुए हिस्से को लूटना शुरू कर दिया। अध्याय 173 बेचारा चूहा। चूहे राजा टोंगटियन की दिव्य आत्मा पूरी तरह खत्म हो गई और दिव्य चेतना स्थान दिव्य आत्मा का पोषण खोकर एक दहाड़ के साथ ढह गया। उसके टूटे हुए शरीर की दरारों से आध्यात्मिक रोशनी की बारीक किरणें लगातार बह रही थीं और स्क्रॉल और निजी सामान जो अब रुके नहीं थे एक के बाद एक पीली रेतीली जमीन पर गिरने लगे। लूट गिराओ। पहले कई पीले रंग के स्क्रॉल थे। वे स्क्रॉल याओ जानवर की खाल से बने थे। उनके किनारे बहुत घिस गए थे और कवर पर गहरे लाल जानवर के खून से टेढ़ी मेढ़ी पुरानी याओ स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। चेनशी नीचे झुका, एक स्क्रॉल उठाया, उसे खोला और उस पर नजर डाली। कवर पर एक चूहे जैसा याओ जानवर अपने हाथ पैर फैलाए हुए दिखाया गया था, जिसके मेरिडियन के रास्ते चूहे याओ फिजिकल बॉडी पर आधारित एक कल्टीवेशन टेक्निक थी। उसने दूसरा स्क्रॉल खोला। कंटेंट काफी हद तक एक जैसा था, कुछ फिजिकल बॉडी टेम्परिंग पर फोकस थे और कुछ पॉइजन ग्लैंड कल्चर पर। उन्होंने कंफर्म किया कि इन कल्टीवेशन टेक्निक की उनके ह्यूमन रेस फिजिक की कल्टीवेशन के लिए कोई रेफरेंस वैल्यू नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन्हें एक एक करके अपने स्टोरेज पाउच में डाल दिया और लौटने के बाद उन्हें कचरे की तरह फेंकने का इरादा किया। एक छेनी भी गिर गई। ये रेड सॉवरेन टोंगटियन का लाइफ बाउंड ट्रेजर हेवन ब्रेकिंग चिजल था। जब काली छेनी रेतीली जमीन पर गिरी तो एक हल्की मेटल जैसी आवाज आई। उसकी नोक रेत में लगभग आधा इंच अंदर चली गई और वह मजबूती से सीधी खड़ी हो गई।
चेन शी ने उसे उठाया और उसके साथ खेला, लेकिन उसे लगा कि उसे संभालना आरामदायक नहीं है, इसलिए उसने उसे अभी के लिए रख दिया। तीसरी चीज जो दिखी वह थी स्टोरेज पाउच। वह पाउच पिछले स्पिरिट स्टोन पाउच से एक साइज छोटा था और पाउच का मुंह रेड सॉवरेन के लाइफ बाउंड डिवाइन सोल ब्रांड से लिपटा हुआ था, जिसे बाहर के लोग जबरदस्ती नहीं खोल सकते थे। चेन शी ने नाइट आउल को बुलाया। उसका इरादा था कि वह रेड सॉवरेन की बची हुई डिवाइन सोल को खा जाए और स्टोरेज पाउच को अनलॉक करने के लिए याओ सोल ब्रांड का इस्तेमाल करे। लेकिन नाइट आउल ने चूहे याओ की लाश के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया और कभी पास जाने की हिम्मत नहीं की। रेड सॉवरेन टोंटियन एक गोल्डन कोर स्टेज याओ किंग था और उसकी बची हुई आत्मा बहुत ज्यादा प्लेग इविल क्यूई में लिपटी हुई थी। अगर नाइट आउल अपनी अभी की कल्टीवेशन से उसे जबरदस्ती सोख लेता तो वह बची हुई आत्मा के बैकलैश से बुरी तरह घायल हो जाता। चेन शी बस हार मान सकता था, स्टोरेज पाउच को दूर रख सकता था और उससे निपटने से पहले अपनी साधना के आगे बढ़ने का इंतजार करने का इरादा कर सकता था। चेन शी ने किरण रहस्यमयी फायर मेज पकड़ी और चूहे याओ की टूटी छाती और पेट को चीरकर लाश के अंदर से याओ बीस्ट क्रिस्टल कोर निकाल लिया। जैसे ही क्रिस्टल कोर शरीर से निकला, तेजी से और हिंसक डेमोनिक क्यूई आसमान में उछलने लगा। रेड सॉवरेन टोंटियन एक असली गोल्डन कोर स्टेज याओ किंग था, इसलिए इस याओ कोर का ग्रेड आम याओ बीस्ट से कहीं ज्यादा था। चेन शी एक पल के लिए क्रिस्टल कोर का ग्रेड सही पता नहीं लगा पाए। वह इसे ज्यादा देर तक पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। अपनी उंगलियों से आध्यात्मिक रोशनी घुमाई और जल्दी से क्रिस्टल कोर को अपने दिव्य चेतना स्थान में भेज दिया ताकि वह ठीक से सील हो जाए। बेकार कल्टीवेशन टेक्निक स्क्रॉल का ढेर, एक अजीब छेनी, मुट्ठी भर याओ बीस्ट क्रिस्टल कोर और एक बंद स्टोरेज पाउच। चेन शी कुछ पलों के लिए चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर अपने पैरों के पास जली हुई और कटी फटी चूहे याओ की लाश को देखा। उसके मुंह के कोने हल्के से हिल रहे थे। बस इतना ही, बस इतना ही, यह असल में एक बेचारा चूहा है। उसकी नज़र फिर से चूहे याओ की टूटी हुई लाश पर पड़ी और उसके दिल में एक आइडिया आया। पहले जब उसने बर्फ के पहाड़ पर लाश राजा को मारा था तो उसे एक स्क्रॉल, 10,000 रथ और 1000 कंकालों का खजाना स्क्रॉल पाने का मौका मिला था। इस स्क्रॉल में ताकतवर लाश कठपुतलियों को बेहतर बनाने के तरीकों का पूरा रिकॉर्ड था। अभी इस गोल्डन कोर स्टेज याओ राजा के शरीर में मजबूत टेंडन और हड्डियां और मोटी डेमोनिक क्यूई थी, जो उसे जबरदस्त लड़ाई की ताकत वाली लाश कठपुतली में बदलने के लिए एकदम सही बनाती थी। चेन शी ने स्पिरिचुअल कपड़ा निकाला और रेड सॉवरेन टोंटियन की पूरी लाश को ध्यान से लपेटकर सील कर दिया ताकि रास्ते में ऑरा का कोई निशान न रह जाए। रेत के गड्ढे में लड़ाई के बाद बचे जले हुए निशान और टूटे हुए कोर के बचे हुए हिस्से को साफ करते हुए और अपनी मौजूदगी की आभा को मिटाते हुए चेन शी ने और देर नहीं की। उसने लड़ाई का सारा माल इकट्ठा किया, सीलबंद चूहे याओ की लाश वाले कपड़े के थैले को कंधे पर डाला और पूरी रफ्तार से किले की ओर भागा। बीस्ट टाइड तेजी से आया, लेकिन उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से वापस चला गया। गोबी रेगिस्तान में जमीन का एक टुकड़ा बचा था जिसे बार बार रौंदा गया था और जिस पर निशान पड़ गए थे। साथ ही कमजोर याओ जानवरों की अनगिनत लाशें भी थीं जो समय पर पीछे हटने में नाकाम रहे थे। वापस आते समय चेन शी को कोई खास विरोध नहीं मिला। कभी कभी गलत दिशा में भागे कुछ लोगों को वह जुबान हुआ गदा का उपयोग करके लापरवाही से निपटा देता था। मैंने तो गोल्डन कोर स्टेज याओ सॉवरेन को भी मार डाला, तो फिर मुझे एक मामूली बीस्ट टाइड से क्यों डरना चाहिए। आधे दिन बाद किले की आउटलाइन फिर से उसकी नज़र में आ गई। शहर की दीवार को पूरी तरह से ठीक कर दिया गया था, बचाव की दीवार का लाइट का पर्दा हटा दिया गया था और शहर की दीवार सही सलामत थी। अचानक किले के अंदर से एक तेज बिजली चमकी और वह सीधे उसकी तरफ आया। स्पीड बहुत तेज थी, इतनी तेज कि हवा में एक धुंधली इमेज लगभग बन गई थी। वह झाओ जिजी थी। जब वह चेन शी से कुछ ही कदम दूर थी तो वह जोर से उछली और सीधे उस पर झपट पड़ी। इतनी जल्दी, इससे पहले कि चेन शी अपनी बात पूरी कर पाता, झाओ जिजी पहले ही उसकी बाहों में जोर से गिर पड़ा। वह उस पर लटकी हुई थी, उसकी दोनों बाहें उसकी गर्दन में लिपटी हुई थीं और उसके पैर उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे। पति, आप वापस आ गए। उसकी आवाज़ उसके कंधे पर दबी हुई थी, उसमें एक ऐसी जिंदादिली थी जैसे बहुत समय से दबी हुई खुशी आखिरकार बाहर आ गई हो। चेन शी ने एक हाथ उसकी टांगों के बीच से उसे कसकर पकड़ लिया और उसे रगड़ने लगा। वह खुशबूदार, चिकनी और मुलायम थी। आपकी स्पीड सच में बहुत तेज है। अगर आप फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कर पाते तो ये स्पीड सोच से भी परे होती। बिल्कुल, मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर एक इम्मोर्टल मास्टर की पत्नी हूँ। मैं अपनी इज्जत नहीं खो सकती। जब से मैंने तुमसे शादी की है मुझे लगता है कि मैं ज्यादा स्मूथ और मजबूत होती जा रही हूँ, उसने कहा, उसकी बाहों में और सिमटते हुए। उसकी आवाज़ थोड़ी नर्म हो गई। पति, मुझे वापस ले चलो। मैं आज याओ को मारकर थक गई हूँ। चेन शी ने उसे नीचे देखा। वह साफ तौर पर एनर्जी से भरी हुई थी। थकी होने का जरा भी एहसास नहीं था, लेकिन उसके हाथ नहीं छूटे और वह उसे राजकुमारी की तरह किले की मेन बिल्डिंग में वापस ले गया। क्या मैंने सच में जिजी की किस्मत बदल दी है? किले के अंदर कदम रखते ही उसकी नज़र शहर की दीवार के नीचे खुली जगह पर पड़ी।
वह याओ जानवर की लाशों के पहाड़ों से भरी हुई थी, जो एक बड़े इलाके को घेरे हुए थीं। जानवर का खून रेतीली मिट्टी में समा गया था और खून की तेज गंध आ रही थी। गोबी रेगिस्तान दिन में गर्म था, अगर इन्हें अकेला छोड़ दिया जाता तो ये लाशें 2 दिन में सड़ जातीं और बदबू मारने लगतीं। किले में भीड़ ने बहुत पहले ही अपने आप काम बांट लिया था। तेज धार वाले ब्लेड और स्पिरिचुअल चाकू लेकर आगे बढ़कर जानवरों की लाशों को काटा। जानवरों के सख्त मोटे मांस के एक के बाद एक टुकड़े बड़े करीने से काटे जा रहे थे और उन्हें लगातार अंडरग्राउंड, लगातार तापमान वाले कोल्ड स्टोरेज में सील करके और रेफ्रिजरेट करने के लिए भेजा जा रहा था। जानवरों का मांस बहुत पौष्टिक होता है और ची रिफाइनमेंट स्टेज और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में रहने वालों के लिए बहुत अच्छा खाना है। झाओ जिजी ने अपना आधा सिर उसकी बाहों से बाहर निकाला, मांस के पहाड़ को देखा और अपनी नाक सिकोड़ ली। खून की बहुत तेज गंध आ रही है। यह मांस पूरे किले के लिए 1 महीने तक खाने के लिए काफ़ी है। हड्डियां भी रख लो। टीचर लाई युनशु की आवाज़ मीट के पहाड़ के दूसरी तरफ से आई। बड़े जानवरों की हड्डियां सूप बनाने के लिए सबसे अच्छी होती हैं। अगर क्यूई रिफाइनमेंट स्टेज की लड़कियां इसे पी लें तो उनकी कल्टीवेशन तेज़ी से बढ़ सकती है। टीचर की जिनियन एक तरफ खड़े होकर बोले, अंदरूनी अंगों को मत फेंको। दिल, लिवर और फेफड़े सभी अच्छी चीज़ें हैं, मांस से भी ज़्यादा पौष्टिक। जिस किसी को भी क्रिस्टल कोर मिले उसे जमा करना होगा। इसे चेनशी को कीमिया के लिए दे दो। हर कोई बिजी था, बातें कर रहा था, काम का साफ बंटवारा था और हर कोई अपना काम कर रहा था। अध्याय 174 सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता। अगले 3 महीनों में चेनशी ने अलग अलग समय पर अकेले रहने का फैसला किया। ज़रूरी डुअल कल्टीवेशन और एल्केमी के अलावा वह किले में ही रहता था और बहुत कम बाहर निकलता था। उनका डेली रूटीन बहुत सिंपल था, अल्केमी, डुअल कल्टीवेशन और अपने बच्चों के साथ समय बिताना। किले का हर हिस्सा उनकी पत्नियों के साथ दोहरी साधना की जगह बन गया था। बड़े बच्चे 1 साल से ज़्यादा के हो चुके थे और कुछ ने तो चलना भी सीख लिया था। दूध पिलाने, लड़ने और सोने के अलावा वे और कुछ नहीं करते थे। झाओ ईरान ने अपने मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज किया और D7985 डिस्ट्रिक्ट में कई अनुभवी नैनी को खास तौर पर बच्चों की रोज़ाना की देखभाल और शुरुआती पढ़ाई का इंतजाम करने के लिए हायर किया। झाओ ईरान ने बच्चों के थोड़े बड़े होने पर किले के अंदर एक किंडरगार्टन खोलने का प्लान बनाया। आखिरकार चेनशी सच में बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। डिंग, होस्ट को बधाई, शेन यांकिंग प्रेग्नेंट हैं। डिंग, होस्ट को बधाई, मान यंग प्रेग्नेंट है। डिंग, होस्ट को बधाई, मान याओ प्रेग्नेंट है। डिंग, होस्ट को बधाई, मान जुबान प्रेग्नेंट है। ... एक के बाद एक नोटिफिकेशन आने लगे। बर्बर कबीले की सभी नौजवान औरतें जो उसके साथ शहर की दीवार की रखवाली कर रही थीं, इन छोटे 3 महीनों में प्रेग्नेंट हो गई थीं। संतान कुल 32-18 अभी प्रेग्नेंट हैं। साधना तकनीक, इन्वर्टेड फीनिक्स और ड्रैगन का जॉयस मैनुअल। प्रमुख उपलब्धि, लैंप कवरिंग फायर गाइडिंग मेथड। छोटी उपलब्धि, विशालकाय आत्मा पर्वत निगलने की तकनीक। छोटी उपलब्धि, 10,000 जानवरों के शरीर को खाने की कला। छोटी उपलब्धि, जंगली पूर्वज अविनाशी शरीर। शुरुआती, कोल्ड स्काई मैरो। शुरुआती कल्टीवेशन लेवल, फाउंडेशन स्थापना मिड स्टेज। कीमिया, टियर 4। भौतिक शरीर, 1200। दिव्य ज्ञान, 20। समझने की क्षमता, 8। चेनशी ने पिछले 3 महीनों से अपने एट्रीब्यूट पॉइंट एलोकेशन को ध्यान से रिव्यू किया। उसने अपने ज़्यादातर पॉइंट्स अपनी फिजिकल बॉडी फाउंडेशन में लगा दिए थे। उसकी बारबेरियन एंसेस्टर इंडेस्ट्रक्टिबल बॉडी लगातार आगे बढ़ी थी, जिससे उसकी फिजिकल ताकत 1200 पॉइंट्स तक बढ़ गई थी, जिससे हमलों के प्रति उसकी रेजिस्टेंस और खुद को ठीक करने की क्षमता अगले लेवल पर पहुंच गई थी। बाकी पॉइंट्स पूरी तरह से एल्केमी की कला में लगा दिए। दिन रात फुडिंग फने से अपनी गोली बनाने की स्किल्स को बेहतर बनाया, बॉटलनेक को सफलतापूर्वक पार किया और टियर 4 एल्केमिस्ट्स की रैंक में शामिल हो गया। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी कॉलम को काफ़ी पॉइंट्स देने के बावजूद पैनल की वैल्यूज़ में कोई बदलाव नहीं हुआ और उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। चेनशी बेबसी से भरकर मन ही मन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। 5 तत्वों की आध्यात्मिक जड़ सच में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स बेकार में बर्बाद हो गए, जिससे कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि सिर्फ सिस्टम पॉइंट्स पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं हाई लेवल कल्टीवेशन टेक्निक को समझना चाहता हूं तो मैं सिर्फ एक क्षण विचार करने के बाद उन्होंने अपने हृदय में भविष्य की साधना के लिए सामान्य दिशा निर्धारित की। दोहरी साधना, अपनी महिला पार्टनर से लगातार फसल काटने और फिर से भरने, नई कल्टीवेशन टेक्निक समझने और धीरे धीरे खेती करने के लिए इन्वर्टेड फीनिक्स और ड्रैगन के जॉयस मैनुअल पर भरोसा करें। ... किले की मुख्य इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल। झाओ जिजी का बेडरूम गर्म और आरामदायक था और फर्श पर जानवरों के फर से बनी मुलायम चटाई बिछी हुई थी। चेनशी उसके पास बैठे और धीरे धीरे वह सब कुछ बताया जो उन्होंने जिला सीमे प्रतियोगिता में भाग लेने के दौरान देखा और सुना था। उन्होंने कीमिया प्रतियोगिता के बारे में बात की, घेर लिए जाने से लेकर प्रथम स्थान पाने तक की बात की और अंत में उन्होंने झाओ लिंगरुओ के बारे में भाग को अलग करते हुए विराम लिया।
उसकी आवाज़ धीमी हो गई, जैसे वह सोच रहा हो कि उसे बिना चौंकाए कैसे कहे। उन्होंने झाओ लिंगरुओ के बैकग्राउंड, उनके परिवार के बैकग्राउंड और सूरज और चांद के बाइनरी स्टॉर्स के उल्टे पतन वाले भाग्य के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में बताया। जब वह उस हिस्से पर पहुंचा कि झाओ लिंगरुओ ने उसे D7985 जिले में किसी को मारने के लिए हाय किया था, तो उसने गोलमोल बातें नहीं की। उसने उसे झाओ लिंगरुओ की कही बातें, स्पिरिट स्टोन का बैग और रिकॉर्डिंग स्टोन की बात बताई। झाओ जिजी चुपचाप सुन रही थी। पहले तो उसका एक्सप्रेशन नर्म था, लेकिन जैसे जैसे उसने आगे सुना, उसकी आंखों में यकीन नहीं हुआ और उसका सीना अकड़ गया। कई सालों से दबी यादें उसके दिल में उमड़ पड़ीं। कुछ देर चुप रहने के बाद आखिरकार वह बोली, जब मैं छोटी थी, मैं और मेरी माँ हमेशा डिस्ट्रिक्ट डी में रहते थे, जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। उनकी आवाज़ हमेशा से धीमी थी। जिस साल मैं 9 साल की हुई, उनकी बीमारी से मौत हो गई। जाने से पहले उन्होंने मुझे कुछ बातें बताईं। कहा कि परिवार को लगता है कि मेरी समझने की क्षमता बहुत कम है और मेरा परिवार में रहना बेकार है, इसलिए उन्होंने हमें बाहर भेज दिया। मैं हमेशा सोचती थी। वह रुकी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं अच्छी नहीं थी, इसलिए वे मेरी माँ और मुझे नहीं चाहते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई और तरीका हो सकता है। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा, एक बार भी नहीं, और किसी ने भी मुझे कभी अपनी किस्मत के बारे में नहीं बताया। मेरे पास कोई डैड नहीं है। मेरे पास सिर्फ तुम, बच्चे और झाओ यिरान हैं। तुम ही मेरा परिवार हो। उन लोगों को किस्मत के बारे में, उठने या गिरने के बारे में क्या पता? इसका मुझसे क्या लेना देना है? जब उसने आखिरी वाक्य कहा तो उसके लहजे में उसकी अनोखी जिद झलक रही थी। चेंशी ने उसे गले लगाया। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। मैं झाओ लिंगरुओ से निपटने का कोई रास्ता निकाल लूँगा। झाओ जिजी ने अपना सिर घुमाकर उसे देखा। उसका एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था। मैं किसी किस्मत में विश्वास नहीं करती। तुम्हें भी मेरे लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए नहीं डरूंगी कि किसी अनजान ने कुछ कह दिया जिसे मैं जानती भी नहीं। चेंशी ने सिर हिलाया। ठीक है। माहौल थोड़ा शांत हुआ। झाओ जिजी एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर धीरे से पूछा, क्या तुम सच में 3 महीने में झाओ लिंगरुओ और उसके ग्रुप के साथ लिंग्युन गुफा तक जाओगे? हाँ। चेंशी ने सिर हिलाया। अफवाह है कि लिंग्युन गुफा में दुर्लभ स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना भरा है। ये कीमिया और साधना के लिए ज़रूरी सामान इकट्ठा करने के लिए एकदम सही जगह है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी पुण्य का लालची नहीं होऊंगा या जोखिम नहीं लूंगा। जैसे ही मुझे जरा सा भी जानलेवा खतरा महसूस होगा, मैं तुरंत पीछे हट जाऊंगा और भाग जाऊंगा। मैं कभी भी सख्त नहीं बनूंगा। झाओ जिजी जानती थी कि वह हमेशा बोल्ड लेकिन सावधान रहता था और वह उसे रोक नहीं सकती थी। कुछ देर चुप रहने के बाद वह मुड़ी और अपने बेडसाइड कैबिनेट को खोला। उसमें से ताबीज़ के कागज़ का एक मोटा ढेर निकाला और उसे चेंशी के हाथों में थमा दिया। 372 थंडर स्काई टेलिस्मैन बिजली से चमक रहे थे, हर एक में मोटी थंडर पावर थी। ये सभी उसने और झाओ यिरन ने मिलकर बनाए थे। ये थंडर स्काई टेलिस्मैन हमेशा अपने पास रखना, हर चीज़ में सावधान रहना और तुम सुरक्षित मेरे और बच्चों के पास लौटना। मैं वादा करता हूँ, अगर खतरा हुआ तो मैं दौड़ूंगा। मैं किसी और से ज़्यादा तेज़ दौड़ूंगा। झाओ जिजी ने संतुष्टि से सिर हिलाया, पीछे झुकी, बिस्तर के सिरहाने रखे मुलायम तकियों के ढेर पर बैठ गई और अपनी ठुड्डी उसकी तरफ झुकाए। आज रात अलकमी रूम में वापस मत जाना, यहीं सो जाना। ... अगले दिन विशाल खाली गोभी रेगिस्तान, पीली रेत लहरा रही है। झाओ जिजी ने सफ़ेद कपड़े पहने थे, एक लंबी तलवार कसकर पकड़ी हुई थी। उसकी भौहें जानबूझकर डर और नफरत के भाव से मुड़ी हुई थीं। चेंशी सिर झुकाए, किरण रहस्यमयी आग की गदा पकड़े हुए। उसने अपनी कलाई पर जोर लगाया और जुवान हुआ गदा, जो झुलसाती आग में लिपटी हुई थी, जोर से नीचे गिरी और तेज हवा उसके चेहरे पर लगी। झाओ जिजी जल्दी से बचने के लिए एक तरफ लड़खड़ा गई। हवा के झोंके से उसकी स्कर्ट उखड़ गई। उसका पोस्चर खराब लग रहा था। तुम बदमाश, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? झाओ जिजी की आवाज़ कुछ डिग्री ऊंची हो गई, डर और गुस्से से भरी हुई। उसकी तलवार की नोक थोड़ी कांप रही थी जब उसने चेंशी की ओर इशारा किया। चेंशी ने अपना चेहरा ठंडा रखा, जानबूझकर अपनी आवाज़ को और गहरा किया। उसका लहजा बेपरवाह और बेरहम था। कोई तुम्हारी जिंदगी खरीदना चाहता है, बस मन की शांति के साथ अपने रास्ते जाओ। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चीकी एक मोटी हथेली जैसी हवा को इकट्ठा किया और उसे सीधे बाहर निकाल दिया। ताड़ की हवा झाओ जिजी के कंधे पर लगी। वह जोर से 10 कदम से ज्यादा पीछे उड़ गई, पीली रेत पर जोर से गिरी, 2 बार हिली और धीरे धीरे उसका सिर नीचे गिर गया। उसकी सांस पूरी तरह से बंद हो गई और वह वहीं मर गई। कट। हबी, 1 सेकंड रुको। झाओ यिरन ने तुरंत रिकॉर्डिंग स्टोन से क्यूई निकाला और बेबसी से हाथ हिलाते हुए तेजी से आगे बढ़ी। उसने साफ साफ कहा, अभी तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत नकली था, तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा तैर रहा था, थोड़ा बड़ा चढ़ाकर। कोई भी एक नज़र में बता सकता था कि तुम एक्टिंग कर रहे हो।
चेन शी ने जुबानहुओ गदा हटा दी, बिना किसी विरोध के अपनी भौहें उठाईं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना बचाव किया। पूरा सीन, टकराव से लेकर एक्शन और एंडिंग तक, रिदम के हिसाब से मैंने कंट्रोल किया था। इमोशन एक जैसे थे और एक ही टेक में हो गए। मैंने शुरू से आखिर तक पूरी परफॉर्मेंस को लीड किया। मेरी एक्टिंग स्किल्स को एक स्टैंडर्ड सेटिंग परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। आपका काम बहुत ऊपरी था, मुझे डर है कि दूसरी पार्टी एक नज़र में ही इसे समझ जाएगी। झाओ यिरन ने चिंता से कहा। चेन शे, हम सच में क्वालिटी की तारीफ नहीं कर पाता। उन तीनों ने अपनी हरकतों और लाइनों को फिर से ठीक किया और झाओ ज़िज़ी की हत्या की एकदम सही रिकॉर्डिंग करने से पहले पूरा आधा दिन बिताया। रिकॉर्डिंग स्टोन को दूर रखते हुए चेन शी को राहत महसूस हुई। अब वह आखिरकार अपना काम पूरा कर सकता था और झाओ लिंगरुओ के झाओ ज़िज़ी के प्रति जानलेवा इरादे को खत्म कर सकता था। चैप्टर 175, एक लाश वाली कठपुतली को बेहतर बनाना। किले की मुख्य इमारत के पीछे एक सीलबंद पिल रिफाइनिंग रूम में ये चेन शी की खास फॉरबिडन लैंड थी। पूरा कमरा एक अलग रोक से सुरक्षित था, उसकी इजाज़त के बिना किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। किले में इसकी गोपनीयता और प्राइवेसी का लेवल सबसे ज़्यादा था। गुओ यूनक्स्यू चुपचाप चेन शी के पास खड़ी थी। वह भी अभी अपने मायके से लौटी थी, इसलिए उसका पेट का निचला हिस्सा ज़्यादा उभरा हुआ था और उसका फिगर मुलायम और भरा हुआ था, जिससे उसकी प्रेगनेंसी और साफ दिख रही थी। इस बार उसने एक बार फिर अमीर गुओ परिवार को बेरहमी से लूटा था और ज़बरदस्ती पूरे 2000 स्पिरिट स्टोन वापस ले आई थी। गुओ परिवार की इतनी दौलत और मजबूत नींव होने के बावजूद वे इतनी ज़्यादा कटाई नहीं झेल पाए और उसके तोड़ने से बहुत दुखी हो गए थे। चेन शी ने स्पिरिट स्टोन का भारी बैग लिया। उन्होंने हंसते हुए सलाह दी, हर बार वापस जाने पर उन्हें इतना साफ करने की ज़रूरत नहीं है। लंबी लाइन पर मछली पालना और उन्हें धीरे धीरे पकड़ना ही लंबे समय के लिए सही तरीका है। अपने निकले हुए पेट को पकड़कर गुओ यूनक्स्यू ने सिर हिलाया और उसकी बातों को दिल से लगा लिया। चेन शी के पास पहले से ही 10,000 से ज़्यादा स्पिरिट स्टोन थे। स्पिरिट स्टोन की कमी वाले डिस्ट्रिक्ट डी में इतनी दौलत ने उसे पक्का एक सुपर रिच टाइकून बना दिया। ... दोनों की नज़रें एक साथ पिल रिफाइनिंग रूम के बीच में रखे एक बड़े कांच के जार पर टिक गईं। जार के अंदर साफ सीक्रेट स्पिरिट लिक्विड से भरा हुआ रेड सॉवरेन टोंगटियन की लाश अंदर भीग रही थी। 2 महीने से ज़्यादा समय से चेन शे मिरियड कैरेज 1000 स्केलेटन स्क्रॉल के हिसाब से दिन रात लाश वाली कठपुतली को भिगो रहा था। मिरियड कैरेज 1000 स्केलेटन स्क्रॉल में 4 स्टेप्स थे। पहला कदम, लाश को साफ करना और गंदगी हटाना। उन्होंने बहुत पहले ही रेड सॉवरेन के अंदरूनी अंगों से सारी गंदगी और कचरा बहुत ध्यान से हटा दिया था, जिससे बाद में सड़न, बुरी बुराई और लाश के जहर के फैलने का छिपा हुआ खतरा पूरी तरह खत्म हो गया था। दूसरा स्टेप, लाश को पानी में भिगोना। 2 महीने तक वह हर दिन स्पिरिट लिक्विड बदलने पर जोर देता रहा, जिससे डेमन बॉडी के टिश्यू साफ हो गए और धीरे धीरे उसे साफ किया गया। अब डेमन की पूरी लाश की स्किन और मांस सफ़ेद और मजबूत थे, जिसमें से काले खून का कोई निशान नहीं निकल रहा था। ये पूरी तरह से स्टैंडर्ड पर खरा उतरा था। तीसरा स्टेप, पपेट हॉर्ट को कंडेंस करना और पावर कोर को इम्प्लांट करना। आम लोग सिर्फ मेहनत से येन फायर को गाढ़ा कर सकते थे या फायर टेलिस्मन का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन चेन शी के हाथों में अनोखी ताओ याओ स्पिरिट फायर थी। बिना ज़्यादा गाढ़ा किए वह इसे सीधे लाश में डाल सकता था ताकि पपेट फायर कोर का काम कर सके। चौथा स्टेप, लाइफ ब्लड सील लगाना। अपने खून के सार को अपनी दिव्य आत्मा के एक छोटे से हिस्से के साथ मिलाकर और उसे लाश वाले पपेट पर लगाकर वह पपेट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था। ... बड़े पिल रिफाइनिंग रूम में गुओ यूनक्स्यू ने जार में अधूरी चूहे दानव की लाश को देखा। उसके दिल में डर का हल्का सा कंपन और थोड़ी शारीरिक परेशानी महसूस हुई। वह अनजाने में पीछे हट गई और चेन शी के पीछे छिप गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या ये सच में गोल्डन कोर स्टेज का चूहा दानव है? चेन शी ने सिर हिलाया और संक्षेप में बताया कि उसने चूहे दानव को कैसे मारा। गुओ यूनक्स्यू की आंखें हैरानी से भर गईं और उसने सच्ची तारीफ के साथ आह भरी, हबी, आप सच में कमाल के हैं। चेन शी ने कहा, ये 2 महीने से ज़्यादा समय से भीगा हुआ है। सारा गंदा खून, मैली ची और बचा हुआ ऑरा पूरी तरह से साफ हो गया है। अब सिर्फ आखिरी 2 स्टेप बाकी हैं, स्पिरिट फायर लगाना और लाइफ ब्लड सील बनाना, और यह पूरी तरह से बन जाएगा। उन्होंने खास तौर पर गुओ यूनक्स्यू को आज यहाँ एक मकसद से बुलाया था। गुओ परिवार पीढ़ियों से स्पिरिट पेट और कॉर्पस पपेट के बिजनेस में था। पपेट को बेहतर बनाने और रिपेयर करने का उनका नजरिया गुओ से कहीं ज़्यादा था, इसलिए वे ज़रूर गुओ को प्रोफेशनल सलाह दे पाएंगे। ये पहली बार था जब वह किसी ऊंचे दर्जे के मुर्दे पपेट को रिफाइन कर रहा था, इसलिए वह लाजमी तौर पर परेशान था। रेड डेविल के अधूरे शरीर को देखकर वह अपनी सबसे बड़ी चिंता जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाया। इसके हाथ, पैर और पूंछ गायब हैं। इसका शरीर बहुत अधूरा है। अगर इसे पपेट में रिफाइन किया गया तो क्या ये नॉर्मल तरीके से चल नहीं पाएगा और एक बेकार पपेट बन जाएगा?
गो यूनक्स्यू को ये बात अच्छी तरह पता थी और उन्होंने तुरंत उनकी चिंता दूर की। बिना हाथ पैर वाले आम पपेट सच में खराब होते हैं, उनसे चलने फिरने में दिक्कत होती है और लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब तक बाद में नकली अंग लगाए जाते हैं, भले ही वे असली वाले जितने अच्छे न हो, फिर भी वे नॉर्मल तरीके से चल सकते हैं। मैं तुरंत अपने परिवार से कांटेक्ट करूंगा और उनसे सही नकली चूहे के हाथ पैर और पूंछ बनवाऊंगा। प्रोफेशनल और पॉजिटिव जवाब मिलने के बाद चेन शी के दिल का भारी पत्थर आखिरकार गिर गया और वह तुरंत बहुत खुश हो गया। उसने अब और देर नहीं की, जोर लगाने के लिए अपना हाथ उठाया, धीरे धीरे रेड सॉवरेन टोंगटियन की लाश को जार से बाहर निकाला और शरीर को पोंछकर सुखाया। इसके तुरंत बाद चेन शी ने अपने दिमाग पर ध्यान दिया और अपने शरीर के अंदर ताओयाओ स्पिरिट फायर को ध्यान से एक्टिवेट किया। ताओयाओ स्पिरिट फायर का टेम्परेचर नर्म और हल्का था, जो बहुत ज्यादा हिंसक ऐश अर्थ फायर या वाइल्ड प्रिजन बीस्ट फ्लेम से अलग था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा शुद्ध जीवन शक्ति थी। ये पपेट्स को बेहतर बनाने के लिए एक टॉप टियर फायर सीड था और एक लाश पपेट के पावर कोर के तौर पर काम करने के लिए सबसे सही था। स्पिरिट फायर शरीर में धीरे धीरे घुसी और धीरे धीरे रेड सॉवरेन की लाश की डेंटियन पोजीशन में इम्प्लांट हो गई और सभी मेरिडियन से जुड़ गई। ये स्टेप सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला और मेहनत वाला था और इसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं होने दी गई। पूरे 2 दिन और 2 रात बिना सोए रहने के बाद स्पिरिट फायर ने लाश के अंदर पूरी तरह से जड़ें जमा ली थीं। पपेट हॉट मजबूती से बन गया था और पपेट को बेहतर बनाने का तीसरा स्टेप पूरी तरह से पूरा हो गया था। ... बस आखिरी स्टेप बाकी था, दिव्य आत्मा की लाइफब्लड सील को उकेरना। ये कदम सबसे ज़रूरी था। अगर कोई गलती हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा पपेट बर्बाद हो जाएगा और सबसे बुरी हालत में उसकी डिवाइन सोल को नुकसान होगा। आखिरी प्रक्रिया को देखते हुए चेन शी सावधान हो गया। वह लीक के डर से बाहरी ताबीज मास्टर पर भरोसा नहीं कर सकता था और वह खुद पर और भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता था। अगर उसने अंतिम चरण में इसे बर्बाद कर दिया तो वह निश्चित रूप से टूट जाएगा। बहुत सोचने के बाद उन्होंने सबसे सही कैंडिडेट का नाम तय किया, झाओ ईरान और मान शियाओ। झाओ ईरान ताबीज बनाने में माहिर थे और मान शियाओ पैटर्न बनाने में माहिर थे। इसके अलावा वे भरोसेमंद थे जो राज लीक नहीं करते थे। वे दोनों मिलकर काम कर रहे थे और आखिरी एनिग्राविंग स्टेप को पूरा करने में उसकी मदद करने के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट थे। दोनों ने चुपचाप सहयोग किया। हर स्ट्रोक बहुत सटीक था, बिना किसी छोटी सी गलती के। दिन के ज़्यादातर समय के बाद दोनों ने एक साथ अपना काम खत्म किया और वापस चले गए। ये हो चुका है। रेड सॉवरेन टोंगटियन कॉप्स पपेट के शरीर के अंदर मुश्किल बारीक ब्लड सील्स को ब्रांड किया गया था, जिससे वह पूरी तरह से बन गया। चेन शी की दिव्य भावना थोड़ी जाग उठी। पहले बिना हिले डुले रेड सॉवरेन की लाश पपेट ने अचानक अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे खड़ी हो गई। अपने हाथ पैर फैलाए, उसकी हरकतें एकदम सीधी थीं और वह सारे कमांड अच्छे से पूरा कर रही थी। झाओ ईरान और मान शियाओ बड़े चूहे को देखकर चौंक गए और जल्दी से चेन शी के पीछे छिप गए। इतने मजबूत फिजिकल बॉडी के साथ आर्म फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर इसका डिफेंस बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते थे। अगर कोई आम गोल्डन कोर कल्टीवेटर जोर से हमला भी करे तो भी उसके शरीर को चीरना मुश्किल होगा, जब तक कि वह चेन शी जैसा बहुत भयानक फिजिकल बॉडी वाला बॉडी कल्टीवेटर न हो। लगभग कोई भी सामने से मुकाबला करके उसे हिला नहीं सकता था। एक बार प्रोस्थेटिक अंग लग गए तो एक ताकतवर लड़ाकू फोर्स बन जाएगी। ... कुछ दिनों बाद एक कारवां किले के बाहर आ गया। दोपहर के समय गोबी रेगिस्तान से गुजरता हुआ एक कारवां धीरे धीरे किले के नीचे पहुंचा और रुक गया। बड़े व्यापारी ने हाथ जोड़कर इज्जत से कहा, प्लीज मैसेज पहुंचा दीजिए। यंग मिस झाओ लिंगरुओ ने मुझे मिस्टर चेन शी को एक चिट्ठी देने का काम सौंपा है। झाओ जिजी अब जब भी बाहर जाती थी तो एक एंटी पीपिंग घूंघट पहनती थी। उसके माथे से ठुड्डी तक गहरे रंग के पैटर्न वाले स्पिरिट क्लॉथ की एक पतली परत लटकी हुई थी, जो उसके चेहरे के ज्यादातर हिस्से को कसकर ढक रही थी और सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थीं। जब उसने झाओ लिंगरुओ नाम सुना तो वह अनजाने में ही भौचक्की रह गई। व्यापारी का दिया हुआ सीक्रेट लेटर लेकर उसने ध्यान से कंफर्म किया कि उसमें कुछ भी अजीब नहीं है और फिर उसे तुरंत किले में वापस लाकर चेन शी को दे दिया। चेन शी ने नाइट आउल को बुलाया और उससे सोल वेव्स से लेटर को अच्छी तरह चेक करवाया। ये कंफर्म करने के बाद कि उसमें जहर, रिस्ट्रिक्शन और ट्रैकिंग मार्क्स नहीं हैं और वह बिल्कुल सेफ है, उसने धीरे धीरे लेटर का पेपर खोला। चिट्ठी की लिखावट बहुत सुंदर थी और बात साफ और छोटी थी। डिस्ट्रिक्ट सी 1122 की नदी में लिंग्युन गुफा तक जाने वाला सीक्रेट रास्ता अभी तक पता नहीं चला था, इसलिए गुफा में जाने का समय आगे बढ़ा दिया गया था। उसे अगले महीने की 20 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट सी 1122 में मिलने के लिए पहुंचना था। लिफाफे के अंदर न केवल एक विस्तृत क्षेत्रीय प्रवेश परमिट था, बल्कि एक आधिकारिक अध्ययन साथी प्रमाण पत्र भी था। जिला सी माइरियट टेक्निक्स अकादमी झाओ लिंगरुओ का साथी अध्ययन साथी। व्यापारी ने चिट्ठी पहुंचाने का काम पूरा किया और फिर टीम को रवाना कर दिया। अध्याय 176 स्क्वाड असेंबली। गुफा में जाने की तय तारीख तक अभी 20 दिन से ज्यादा बाकी थे।
चेनशी कीमिया की साधना और प्रैक्टिस करने के लिए पूरी तरह से एकांत में चले गए। हीलिंग पिल्स, इनविजिबिलिटी पिल्स, एक्सप्लोसिव पिल्स और डिटॉक्स पिल्स, हर तरह की मेडिसिनल पिल्स को क्लासिफाई किया गया, बैच में बनाया गया और बहुत सारे स्टॉक में रखा गया, जिससे उनका डिवाइन कॉन्शियसनेस स्पेस भर गया। मेडिसिनल पिल्स के अलावा उनके पास सैकड़ों बेहतर थंडर स्काई टेलिजमेन और लाइटनिंग स्पीड टेलिजमेन भी थे, जिन्हें झाओ ज़िज़ी ने खुद बेहतर बनाया था। साथ ही एक डेथ सब्स्टिट्यूशन टेलिजमेन भी था। सब कुछ तैयार था। अगर उसे कोई ऐसी चीज़ मिलती जिसे वह हरा नहीं सकता था, तो वह पहले मौके पर ही भाग जाता था। इस बीच गुओ परिवार द्वारा कस्टमाइज किए गए प्रोस्थेटिक अंगों का पूरा सेट समय पर आ गया। वे एकदम फिट थे, रहस्यमयी लोहे से बने थे, महंगे, टिकाऊ और राक्षस के शरीर के लिए एकदम सही थे। चेनशी ने उन्हें खुद रेड वेनरेबल कॉप्स पपेट पर लगाया और स्पिरिट फायर कोर को कनेक्ट किया। इसके साथ गोल्डन कोर स्टेज कॉम्बैट कैपेबल रेड वेनरेबल कॉप्स पपेट पूरी तरह से ठीक हो गया और लिंग्यून गुफा तक उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। आखिर में उसने किसी भी खतरे के लिए चूहे दानव के पेट में एक बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव पिल डाल दी। पिछले 6 महीनों में चेनशी अपनी साधना को नज़रअंदाज किए बिना रोज अपनी पत्नियों के साथ अंतरंग थे। झाओ ईरान, मेरे पति, मुझे लगता है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। प्रेसिडेंट यू हुई, उफ। पति, मुझे लगता है कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। क्या मैं भी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? टीचर लाई युनशु, मैं भी फिर से प्रेग्नेंट हूँ। टीचर क्यू जिनियन, मैं भी। चेनशी ने सिर हिलाया, सिस्टम पॉइंट्स को लगातार आते देख। मैं फिर से मजबूत हो गया हूँ। समय उड़ता गया और पलक झपकते ही डिस्ट्रिक्ट सी जाने की तारीख नज़दीक आ गई। डिस्ट्रिक्ट D008 में मामले सुलझने के बाद डिस्ट्रिक्ट चीफ बाय मिनमिन ने खास तौर पर किले में आने के लिए समय निकाला। अपनी बर्फ जैसी सफ़ेद स्किन के साथ बीस्ट मिल्क बाथ में दोनों करीब थे, जबकि बाय मिनमिन ने हाँफते हुए पूछा, पति, क्या आप कल जाने की तैयारी कर रहे हैं? चेनशी ने सिर हिलाया। अपनी सभी पत्नियों को संतुष्ट करने के बाद वह जाने के लिए तैयार था। अगली सुबह जल्दी किले के द्वार पर उनकी सभी पत्नियां झाओ ज़िज़ी, झाओ ईरान, एनी, गुओ यूनिक्स्यू, शिक्षक लाई युनशु, शिक्षक क्यू जिनियन और मान शियाओ एकत्र हुईं। उनकी आंखें गहरी अनिच्छा से भर गईं, उनके दिलों में खालीपन का एहसास हो रहा था। उस लिंग्यून गुफा में ऐसा क्या अच्छा है? लियू यीपाई सबसे पहले बोली, उनकी आवाज़ उन्हें रुकने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। क्या यहाँ जिंदगी आरामदायक नहीं है? क्या हम आपकी अच्छी तरह से सेवा नहीं करते? आरामदायक, बहुत आरामदायक। अगर यह आरामदायक है तो आप क्यों जा रहे हैं? चेनशी ने बताया, वहाँ कुछ सामान है जो डिस्ट्रिक्ट डी में नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए मैं उसे देखने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सामान इकट्ठा करके तुरंत वापस आ जाऊँगा। चेनशी ने उन्हें एक एक करके अलविदा कहा। झाओ ज़िज़ी ने अभी भी अपना घूंघट पहने हुए कहा, रिस्क मत लो और लालची मत बनो। चेनशी ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊँगा और मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है। चेनशी और बाय मिनमिन कई रास्तों से यात्रा करके डिस्ट्रिक्ट सी और डिस्ट्रिक्ट डी के बीच ट्रांजिट हब पर सफलतापूर्वक पहुंच गए। ज़िया फियर वहां काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी और उन दोनों से मिलने के लिए सुबह सुबह ही एग्जिट पर खड़ी हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट सी 1122 में पहुंचने के बाद वे तीनों अपने अपने रास्ते चले गए। बाय मिनमिन और ज़िया फियर पहले अलायंस बेस पर बसने के लिए गए, जबकि चेनशी सीधे झाओ लिंग्रुओ से मिलने के लिए अकेले 10,000 लॉस अकेडमी चले गए। 10,000 लॉस अकेडमी के बाहर लोग मिक्स्यू इमोर्टल सिटी की चहल पहल वाली दुकानों के सामने आते जाते रहे। झाओ लिंग्रुओ सड़क किनारे इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में आइस स्पिरिट लेमनेड के 2 कप थे। वह एक कप धीरे धीरे पी रही थी, जबकि दूसरा कप उसने चुपचाप हाथ में पकड़ा हुआ था, साफ तौर पर उसके लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। चेनशी को देर से आते देख उसने तुरंत त्योरियां चढ़ाईं। उसकी आवाज़ में थोड़ी नाराज़गी और बेसब्री थी। आप इतनी देर से यहाँ क्यों आए? हम साफ साफ 20 तारीख से पहले आने के लिए राजी हुए थे। बोलते हुए उसने स्पिरिट लेमोनेड का बिना छुआ हुआ कप सीधे चेनशी को दे दिया। चेनशी ने ड्रिंक लेने के लिए हाथ बढ़ाया, कंफ्यूज्ड लग रही थी और शांति से कहा, क्या आज 19 तारीख है? चेनशी को यह मज़ेदार लगा। उस समय झाओ ज़िज़ी उसका स्टडी पार्टनर था और अब वह झाओ लिंग्रुओ का स्टडी पार्टनर बन गया था। उस समय वह झाओ ज़िज़ी का इंतज़ार करते हुए नींबू पानी पीता था और अब झाओ लिंग्रुओ उसका इंतज़ार करते हुए नींबू पानी पीता था। झाओ लिंग्रुओ ने अपना गुस्सा दबाने के लिए आइस स्पिरिट लेमोनेड का एक और घूंट लिया। क्या तुम सफल हो गईं? इमेज रिकॉर्डिंग स्टोन कहाँ है? हाँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। बाकी बैलेस का क्या? झाओ लिंग्रुओ तैयार लग रही थी। उसने अपनी कमर से एक स्टोरेज पाउच निकाला और उसे फेंक दिया। चेनशी ने इसे एक बार गिना और मात्रा सही होने की पुष्टि करने के बाद उन्होंने इमेज रिकॉर्डिंग स्टोन सौंप दिया। झाओ लिंग्रुओ ने इमेज रिकॉर्डिंग स्टोन लिया और अपनी दिव्य इंद्री से उसके अंदर का स्कैन किया। झाओ ज़िज़ी रेत पर लेटी हुई थी, जुबानहुओ गदा उसके शरीर में चुभ रही थी, खून बह रहा था, वह साफ तौर पर मर चुकी थी। फिर आखिरकार उसके चेहरे पर एक संतुष्ट भाव आया।
चल दर। दोनों झाओ लिंगरुओ की फ्लाइंग कार को एक बड़ी नदी के किनारे ले गए। इस समय नदी में सूखा मौसम था और पानी का लेवल काफी कम हो गया था, जिससे कई 100 फुट ऊंची महान बुद्ध की मूर्ति दिखाई दी। नदी का पानी बहुत बड़ा और खुला था और किनारा पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। हर जगह से स्टूडेंट्स और अलग अलग स्कूलों के ग्रुप यहाँ जमा हुए थे। सभी लिंग्यून गुफा के खुलने का इंतजार कर रहे थे। नज़ारा बहुत चहल पहल वाला था। जैसे ही झाओ लिंगरुओ की फ्लाइंग कार लैंड हुई, नदी किनारे किसी ने उसे देखकर हाथ हिलाया। लिंगरुओ, इधर। चेंशी ने आवाज़ की दिशा में देखा और देखा कि 3 लोग पास ही एक सपाट चट्टान के पास खड़े थे। लिंगरुओ, क्या ये तुम्हारा स्टडी पार्टनर है? वह असल में काफ़ी हैंडसम है। क्या हम एक खूबसूरत लड़की को सोने के घर में छिपा रहे हैं? झाओ लिंगरुओ ने उनका परिचय कराना शुरू किया। उसका नाम मेंग शिनशिन है। वह पल्स सीकिंग और ट्रैकिंग के साथ साथ जानवरों को काबू करने की टोही में माहिर है। वह हमारे स्क्वाड की स्काउट है। मेंग शिनशिन 20 साल से कम उम्र की लग रही थी। उसका फिगर भरा हुआ और पतला था। उसने एक कस्टम मेड छोटा ट्रेजर आर्मर पहना हुआ था, जिससे उसका क्लीवेज साफ दिख रहा था। आर्मर के नीचे सुपर शॉर्ट शॉर्ट्स थे, जिससे सीधे अच्छे आकार के पैर दिख रहे थे, और उसने अपने पैरों में छोटे बूट पहने हुए थे। यह मैन टेंगली है, एक प्रोफेशनल फॉर्मेशन मास्टर। मैन फैमिली डिस्ट्रिक्ट सी में एक टॉप टियर फॉर्मेशन फैमिली है। वह फॉर्मेशन बनाने और तोड़ने दोनों में माहिर हैं। मैन टेंगली थोड़ी छोटी थी, उसका चेहरा सुंदर था और उसकी कमर पर कई फॉर्मेशन फ्लैग थे। आखिर में ये जियांगन है, एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर। अपनी दोहरी तलवारों के साथ उसके कुछ ही दुश्मन हैं। उसका मारने का इरादा बहुत तेज है। वह हमारा मुख्य डैमेज डीलर है। जियांगन की तलवार जैसी भौहें और तारे जैसी आंखें थीं। वह लंबा और सीधा था और अपनी कमर पर 2 तलवारें पहनता था, एक लंबी और एक छोटी। परिचय के बाद झाओ लिंगरुओ ने चेनशी की ओर इशारा किया और उसे सहजता से एक भूमिका सौंपी। उसका नाम चेनशे है, एक बॉडी कल्टीवेटर। इस बार जब हम गुफा में प्रवेश करेंगे तो वह क्षति को अवशोषित करने और राक्षसों को लुभाने के लिए दस्ते की मांस ढाल के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार होगा। चेनशी का चेहरा बेपरवाह रहा, लेकिन वह मन ही मन हंस पड़ा। मीट शील्ड। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं डैमेज एब्जॉर्ब करने वाली शील्ड हूं या लाइफ रीप करने वाली ब्लेड। मेंग शिनशिन ने चेनशी को गंभीरता से देखा, जैसे उसे आखिरकार कुछ याद आ गया हो। वह अचानक चिल्लाई, आह! तो ये तुम हो। मैंने एल्केमी कंपटीशन लाइव स्ट्रीम में तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा। तुमने अकेले ही दर्जनों लोगों से लड़ाई की और जहरीली जड़ी बूटियों को भी कल्टीवेशन पिल में बदल दिया। तुम बहुत कमाल के हो, है ना? जियांगन को मेंग शिनशिन से बहुत पहले से प्यार था। ये देखकर उसके दिल में जलन होने लगी। मेंग शिनशिन को किसी अजनबी की इतनी तारीफ करते देखकर उसने तुरंत ठंडे चेहरे से मजाक उड़ाया, जानबूझकर उसे नीचा दिखाते हुए। वह बस एक अल्केमिस्ट है। वह सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो पिलफनेस के साथ छेड़छाड़ करना जानता है। जब असली लड़ाई की बात आती है तो वे सब बस कमज़ोर होते हैं जो एक मुर्गे को भी नहीं बांध सकते। जैसे ही ये शब्द बोले गए, हवा तुरंत शांत हो गई। जब उसने बोलना खत्म किया, तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि झाओ लिंगरुओ भी एक अल्केमिस्ट था। ये शब्द बेशक एक टीममेट का उसके मुंह पर मजाक उड़ा रहे थे, उसे ज़रूर दिमागी तौर पर कुछ गड़बड़ लगी होगी। झाओ लिंगरुओ ने तुरंत नाराज़ होकर नाक से कुड़ी और उससे और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। सब लोग यहाँ हैं, चलो चलें। अध्याय 177 प्रस्थान। सबने अपने विचार इकट्ठा किए और महान बुद्ध की ओर देखा। यह एक पालथी मारकर बैठी बुद्ध की मूर्ति थी, जो कम से कम कई 100 झांग ऊंची थी और पूरी तरह से गहरे नीले रंग की चट्टान से बनी थी, जिसके पैर आपस में क्रॉस किए हुए थे और तलवे ऊपर की ओर थे। बुद्ध के पैरों के बीच एक दरार थी जो शून्य क्षेत्र को बिगाड़ रही थी। वह लिंग्यून गुफा का प्रवेश द्वार था। हर 60 साल में कम पानी के समय बुद्ध के पैरों के पास ये दरार दिखाई देती थी और अनगिनत लोग स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना इकट्ठा करने आते थे। जब उन 5 ने टिकट खरीद लिए तो वे बुद्ध की मूर्ति के वस्त्र की तहों के पीछे पीछे नीचे की ओर गए और धीरे धीरे बुद्ध के पैरों की ओर आ गए। एक स्टाफ मेंबर बुद्ध के पैरों पर खड़ा हो गया। सभी ध्यान दें, कम पानी का समय सिर्फ 30 दिन का होता है, इसलिए इस जगह तक पहुंचने का समय 30 दिन है। जिन कल्टीवेटर का कल्टीवेशन लेवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज से ऊपर है, कृपया अंदर जाने की कोशिश न करें ताकि जगह की बनावट में अस्थिरता न आए। झाओ लिंगरुओ सबसे पहले आगे बढ़ा और उस वॉइड रियल्म की दरार की ओर चला। जैसे ही उसका शरीर फिल्म से टकराया, वह वहां से गायब हो गई। मेंग शिनशिन और मान तांगली उनके ठीक पीछे पीछे आ रहे थे। जियांगशी एंट्रेंस से पहले एक पल के लिए रुका, चेनशी की तरफ देखा और फिर मुड़कर अंदर चला गया। चेनशी सबसे पीछे चल रहा था। जल्दी करो, अपने पीछे वालों को मत रोको। चेनशी ने वॉइड रेल्म की दरार को छुआ और वहां से गायब भी हो गया। ... जैसे ही चेनशी दरार से गुजरा, उसके पैर अचानक खाली महसूस हुए, जैसे उसने कोई पैडल दबा दिया हो जो अचानक खींच लिया गया हो। उसके शरीर ने तुरंत सहारा खो दिया और वह सीधे नीचे गिर गया।
इससे पहले कि वह अपनी पोजीशन ठीक कर पाता, उसे ऊपर से एक और गर्म चीज टकराती हुई महसूस हुई जो सीधे उस पर आ गिरी। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि मेंग शिनशिन थी। गिरने के बीच में चेन ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी हथेली ने अचानक एक नर्म और लचीली जगह को पकड़ लिया और उसकी उंगलियां अनजाने में उस एहसास के चारों ओर बंद हो गईं। मेंग शिनशिन ने हल्की सी सांस ली। चेनशी को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से अपनी उंगलियां ढीली कर लीं। गले मिलते समय वे दोनों एक ऊंची पहाड़ी से टकरा गए, जिसमें चेनशी ने मेंग शिनशिन के लिए अधिकांश प्रभाव को अवशोषित कर लिया। लेकिन जमीन पर उतरने के बाद मोमेंटम की वजह से वे कई बार पहाड़ी की ढलान से नीचे लुढ़के उनके शरीर अनजाने में आपस में उलझ गए। बहुत ही करीबी पोज में उनके गाल एक दूसरे से सटे हुए थे और उनके होंठ लगभग छू रहे थे। मेंग शिनशिन और चेनशी, तुम दोनों ने किस कैसे किया? झाओ लिंगरुओ की आवाज़ पास ही से आई, जिसमें 30% हैरानी और 70% इरादा था कि जियांगशी को ये सुना दे। जियांगशी अभी अभी एक बड़ी चट्टान के पीछे से रेंग कर बाहर आया था। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। फिर उसने देखा कि चेनशी जमीन पर पीठ के बल लेटा हुआ है, मेंग शिनशिन उसके ऊपर है, पैर कसकर लिपटे हुए हैं, गले लग रहे हैं, चेहरे एक दूसरे से सटे हुए हैं। वे सच में किस कर रहे थे या नहीं, वह एक पल के लिए तय नहीं कर पाया। वह बहुत समय से मेंग शिनशिन को मन ही मन पसंद करता था, लेकिन बहुत ठीक ठाक व्यवहार करता था, उसने उसके हाथ भी नहीं लगाए थे। अब वह देख रहा था कि जिस इंसान की वह तारीफ करता था, वह एक अनजान आदमी के इतने करीब आ गई है। उसके दिल में जलन फूट पड़ी। चेनशी ने मेंग शिनशिन को धीरे धीरे खड़ा होने में मदद की। उसकी नज़र पास में गुस्से में खड़े जियांगशी पर पड़ी और उसने आराम से और शांति से कहा, तो भाई जियांगशी भी यहाँ हैं। यहाँ भी तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हें टोक रहा हूँ? जियांगशी के दिल में गुस्सा उबल रहा था। तुम डिस्ट्रिक्ट डी के आवारा कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेंग शिनशिन को छूने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे किस करने की? क्या तुम दोनों ने अभी किस किया? क्या ये चेनशी तुम्हारा फायदा उठा रहा है? हवा एक पल के लिए थोड़ी रुक गई। चेनशी ने मन ही मन शिकायत की, ये जियांगशी सच में बोलने से पहले नहीं सोचता। क्या तुम इतने सारे लोगों के सामने ऐसी बात पूछते हो? अगर मैंने उसे किस भी कर लिया तो तुम क्या कर सकते हो? उसने जियांगशी के सवाल का जवाब नहीं दिया, उसकी तरफ देखा भी नहीं और मेंग शिनशिन से पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? मेंग शिनशिन ने अपने बिखरे हुए लंबे बाल पहले ही बांध लिए थे। अच्छा हुआ तुमने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो मैं सीधे ज़मीन पर गिर जाती और शायद मुझे संभलने में बहुत समय लग जाता। मेंग शिनशिन पूरे समय शांत और स्थिर रहे, उनमें ज़रा भी शर्म या शर्म नहीं थी। भले ही जियांगशी गुस्से और जलन से भरा हुआ था, लेकिन उसे किसी को परेशान करने या जिम्मेदार ठहराने का कोई कारण नहीं मिला, इसलिए वह सिर्फ अपने दिल के गुस्से को दबा सका। उसका चेहरा बहुत उदास था। मैंतांगली भी कुछ दूर से ही वहां आ गया। इसके साथ ही 5 लोगों की टीम पूरी तरह से इकट्ठा हो गई और इस सुनसान झुलसी हुई धरती पर सफाई से खड़ी हो गई। सबने ऊपर देखा और अपने आसपास देखा। धीरे धीरे उन्हें लिंगयुन गुफा के सीक्रेट दायरे का नज़ारा दिखाई देने लगा। ऊपर एक अजीब और उदास घना काला आसमान था, जिसमें न सूरज था, न चांद, न तारे। पैरों के नीचे फटी हुई काली झुलसी हुई जमीन थी, जिससे हर जगह तबाही और मौत फैली हुई थी। हर साइज के चमकते स्पिरिट मशरूम हर जगह उगे हुए थे। उनकी हल्की नीली हरी रोशनी जंगल में बिखरी हुई थी, जो इस धुंधले सीक्रेट दायरे को मुश्किल से रोशन कर रही थी। आसपास के खुले मैदान में गुफा में सबसे पहले घुसने वाले अनगिनत स्टूडेंट ग्रुप पहले ही इकट्ठा हो चुके थे, टीम बनाकर सीक्रेट दायरे की गहराइयों की ओर भाग रहे थे। उनके लोग एक के बाद एक घने कोहरे में गायब हो रहे थे। मेंग शिनशिन ने अपनी कमर पर रखे स्टोरेज पाउच से एक नक्शा निकाला। वह अपने पीछे पहुंची और अपने जानवरों को काबू में करने वाले बैग से 2 मोटे लेकिन फुर्तीले रॉक पियर्सिंग हॉग बैजर्स को बाहर निकाला। उनके शरीर भूरे भूरे छोटे मोटे फर की परत से ढके हुए थे, जिनमें चौड़ी थूथन, सूंघने की तेज शक्ति और मजबूत शक्तिशाली पंजे थे। उनके सिर पर जासूसी के लिए नकली आंखें लगी हुई थीं। वे 2 बार घूमे, सिर हिलाया और फिर चुपचाप निर्देशों का इंतजार करने के लिए बैठ गए। ये तो लिंगयुन गुफा का सिर्फ बाहरी इलाका है। मेंग शिनशिन ने दक्षिण पश्चिम में एक नीची चट्टानी पहाड़ी की ओर इशारा किया। असली दरवाज़ा वहाँ है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो उस रास्ते से घूमकर जाएं जहाँ स्पिरिट मशरूम सबसे ज़्यादा हैं, या सीधे उस स्पिरिट मशरूम के जंगल से गुजरें। मेरा सुझाव है कि स्पिरिट मशरूम जंगल से होकर जाएं, यह आधी से ज़्यादा दूरी कम है। हमें वहाँ स्पिरिट बीस्ट से सावधान रहना होगा, लेकिन चूंकि हम काफ़ी देर से निकले हैं, इसलिए दूसरे स्टूडेंट्स को पहले ही हमारे लिए रास्ता देख लेना चाहिए था। जियांगशी, मैं स्पिरिट मशरूम जंगल से गुजरने के लिए भी सहमत हूँ। मेंग शिनशिन ने एक रॉक पियर्सिंग हॉग बेजर को रास्ता देखने के लिए आगे भेजा, फिर दूसरे की पीठ पर पलटी, हॉग बेजर की गर्दन के पीछे के बालों को पकड़ा और अपने बैठने का तरीका ठीक किया। मैंटेंगली ने एक स्पिरिट पैटर्न वाली फॉर्मेशन प्लेट बुलाई और उस पर कदम रखा।
जियांगशी ने अपना हाथ उठाया और उसके पीछे से एक चांदी जैसी सफ़ेद तलवार की रोशनी निकली। वह घूमकर उसके सामने आड़ी तिरछी हो गई। वह हल्के से उछला और उस पर पैर रख दिया। झाओ लिंगरुओ ने अपनी उड़ने वाली तलवार भी बुलाई। 4 लोगों की नज़रें एक साथ चेनशे पर पड़ी। उनकी आंखों में उम्मीद भरी। तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारा मैजिकल आर्टिफैक्ट कहाँ है? तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट कहाँ है? झाओ लिंगरुओ ने सबसे पहले बात की। उसकी आवाज़ में ऐसा लगा कि तुमने कुछ तैयार नहीं किया है ना। चेनशी सच में फुडिंग फनेस को आगे तैरने के लिए कंट्रोल कर सकता था, लेकिन ये तेज़ नहीं था और यह ऐसे माहौल के लिए सही नहीं था जिसमें तेज़ी से आगे बढ़ना ज़रूरी हो। उसने साफ और शांत लहजे में कहा, मैं एक जादुई आर्टिफैक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे पैदल चलने की आदत है और मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। ये सुनकर जियांगशी ने अपनी जीभ चटकाई। उसकी आंखों में साफ मजाक था। झाओ लिंगरुओ भी हैरान थी। साफ था, उसे उम्मीद नहीं थी कि ये टीममेट उड़ नहीं सकती। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मेंग शिनशिन बोल पड़ी, अगर तुम स्पीड के साथ नहीं चल पाई तो तुम पीछे रह जाओगी। चढ़ जाओ, तुम मेरे साथ इस हॉब बेजा पर सवारी कर सकती हो। ये थोड़ी शर्मनाक बात है, चेनशी ने मना करते हुए कहा। एक तरफ खड़े जियांगशी की पुतलियां सिकुड़ गईं और जैसे ही वह उन्हें रोकने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, उसके दिल में खतरे की घंटी बज उठी। चेनशी का शरीर पहले ही हवा में उछल चुका था। मेंग शिनशिन के पीछे आकर मजबूती से बैठ गया था। उसकी हरकतें बिना किसी झिझक के सहज और सहज थीं। उनके गर्म शरीर एक दूसरे से कसकर सटे हुए थे, बहुत ही करीबी मुद्रा में। अध्याय 178 प्रसिद्धि के बोझ तले। वे सीक्रेट दायरे में जितना अंदर गए, चमकदार स्पिरिट मशरूम उतने ही बड़े होते गए। हवा में मशरूम की हल्की मीठी खुशबू आसपास के मुकाबले बहुत तेज थी, जिसमें सड़न की हल्की बदबू और तेज खट्टापन मिला हुआ था, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। 2 रॉक पियर्सिंग हॉग बेज फुर्तीले हाथों से चल रहे थे, एक आगे और दूसरा पीछे तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। उनके कदम हवा की तरह स्थिर थे, रास्ता देखने और सामान ढोने में भी उतने ही माहिर थे। चेनशे एक रॉक पियर्सिंग हॉग बेजे की पीठ से कूदकर अजली हुई धरती से काम की स्पिरिट चीजें ढूंढने लगा। ये देखकर कि वह टीम के साथ चल सकता है, दूसरों ने उसे नहीं रोका। पूरा ग्रुप मेंग शिनशिन के रॉक पियर्सिंग हॉग बेजे के पीछे पीछे तेजी से चल रहा था। रास्ते में उन्हें कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सैल आदमखोर मैजिक मशरूम मिले, जिनके मशरूम के कैप बड़े मुंह की तरह खुलते और बंद होते थे और उनके अंदर बहुत जहरीले फंगल धागे छिपे होते थे। इससे पहले कि वे हमला कर पाते, जियांगशी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर आगे बढ़ा। उसकी 2 तलवारों की ठंडी रोशनी चमकी और एक तेज साफ वार से उसने तुरंत खतरनाक मैजिक मशरूम को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अचानक आगे देख रहा रॉक पियर्सिंग हॉग बेजा अचानक रुक गया। उसकी नाक तेजी से हिलने लगी और उसने एक धीमी, चेतावनी वाली आवाज निकाली। जानवर की गर्दन पर लगी नकली आंख चमक उठी, जिससे मेंग शिनशिन को आगे क्या हो रहा है इसकी धुंधली तस्वीर दिखाई दी। मेंग शिनशिन ने हाथ उठाकर सबको धीरे चलने का इशारा किया। सावधान, आगे कोई रास्ता रोक रहा है। 10,000 लॉ स्कूल के कीमती कवच पहने एक टीम जंक्शन पर इंतजार कर रही थी और साफ तौर पर जानबूझकर उन्हें रोक रही थी। दोनों टीमें मिलीं। ग्रुप को लीड कर रहे युवा ने सीधे चेनशे पर नजरें गड़ा दी। उसकी आवाज में रिक्रूट करने का इरादा था। आप जरूर चेनशे होंगे, इस एल्केमी कंपटीशन के विनर हैं ना? हमारी टीम में शामिल होने में कोई इंटरेस्ट है? चेनशे ने सीधे तौर पर ऑफर मना कर दिया। मैं सिर्फ झाओ लिंगरुओ का स्टडी साथी हूँ, इसलिए मेरे लिए दूसरी टीम में शामिल होना आसान नहीं होगा। मैं आपके अच्छे इरादों की तारीफ करता हूँ। झाओ लिंगरुओ चेनशी के सामने आई। उनका लहजा साफ और बचाव वाला था। वह मेरा आदमी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छीनने की? उनके सामने वाला ग्रुप मजाकिया अंदाज में हंसने लगा। उनकी कामुक नजरें झाओ लिंगरुओ को घूर रही थीं। क्या ये स्कूल की ब्यूटी नहीं है झाओ लिंगरुओ? अच्छा ब्रेस्ट है और एटीट्यूड भी। हमारी टीम में बस एक फीमेल प्लेथिंग की कमी है, कैसा रहेगा? शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि एक तेज तलवार की रोशनी अचानक हवा में फैल गई। जियांगशी ने अपनी 2 तलवारें अपने सामने लटका रखी थीं। उसकी तलवार क्यों ही खतरनाक और तेज थी। उसकी नज़रें ठंडी और घमंडी थीं। जब उसने एक शब्द कहा, भागो, विरोधी टीम के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। किसी ने तुरंत उसकी पहचान ली और घबराकर फुसफुसाया, ये ट्विन ब्लेड तलवार है। जियांगशी 10,000 लॉ स्कूल के स्टूडेंट्स तुरंत सावधान हो गए। कोई भी सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस स्टेज पर उससे आमने सामने नहीं होना चाहता था, इसलिए वे सब तुरंत चले गए। सीक्रेट रेल्म में इस खजाने की खोज के लिए झाओ लिंगरुओ ने बहुत ध्यान से और अच्छी तरह से तैयारी की थी। सबसे पहले उसने चेनशी को भर्ती किया था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसकी अल्केमी और शारीरिक ताकत टॉप टियर थी। दूसरा, उसने सीक्रेट रेल्म में फॉर्मेशन को स्थापित करने और तोड़ने के लिए फॉर्मेशन परिवार से मैन टांगली की भर्ती की। तीसरा, सबसे जरूरी कदम मेंग शिनशिन को शामिल करना था। सबसे पहले वह दूसरी पार्टी की टॉप टियर पल्स सीकिंग और बीस्ट टैमिंग एबिलिटीज को महत्व देती थी, जो टीम के स्काउट के रूप में काम कर सकती थी।
चौथा, जियांगशी को शामिल होने के लिए बुलाने के लिए उसका इस्तेमाल करना। जियांगशी 10,000 कानून अकादमी में प्रसिद्ध थे। उन्होंने मार्शल आर्ट्स एरेना में लगातार 26 जीत की एक अपराजित किंवदंती बनाई थी, जिसमें बहुत मजबूत लड़ाकू क्षमताएं थीं। भले ही उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कम थी और उसका गुस्सा भी खराब था, लेकिन उसमें सच में घमंडी होने की काबिलियत थी, जिससे वह टीम की सबसे मजबूत लड़ाकू ताकत बन गया। इन लोगों के साथ वह मछली पकड़ने वाले प्लेटफॉर्म पर मजबूती से बैठकर हवा और लहरों को उठने दे सकती थी। टीम आगे बढ़ती रही। रास्ते में एक के बाद एक टीमों का सामना हुआ। कुछ टीमें चेंशी से अल्कमी कंपटीशन में हार गई थीं और खास तौर पर बदला लेने आई थीं। कुछ उनसे दौलत लूटने आई थीं और कुछ उनकी खूबसूरती लूटने। लेकिन हर बार जियांगशी एक्शन लेता। उसकी 2 तलवारें म्यान से बाहर आ जाती और उनकी धार पूरी तरह दिखती। सिर्फ अपनी डरावनी तलवार क्यूई और ज़बरदस्त रेप्यूटेशन के भरोसे वह ज़्यादातर लोगों को डरा सकता था। यह असल में ट्विन ब्लेड तलवार है। जियांगशी भागो। पूरे सफ़र के दौरान जियांगशी अपनी तलवारें लहराते रहे और मेंग शिनशिन के सामने ज़ोर शोर से टीम की रक्षा करते रहे, बार बार दिखावा करते रहे। इससे उनके अंदर का घमंड बहुत संतुष्ट हुआ और उन्हें बहुत खुशी हुई। दूसरी ओर चेंशी को शांति और स्थिरता पसंद थी, दोनों के लिए फ़ायदेमंद। मशरूम के जंगल में गहराई में आगे स्काउट के तौर पर काम कर रहे रॉक पियर्सिंग हॉगबेजर ने रुककर चेतावनी दी। उसकी गर्दन पर लगी नकली आंख ने अपना फोकस थोड़ा एडजस्ट किया। मेंग शिनशिन के टर्मिनल की स्क्रीन पर लोगों के 2 ग्रुप कई बड़े कीड़ों को घेरे हुए थे। झाओ लिंगरुओ अपनी उड़ती तलवार से झुककर तस्वीर देखने लगी। चेंशी उसके पीछे झुकी और बोली, चलो घूमकर देखते हैं। क्योंकि आगे वाला ग्रुप पहले से ही लगा हुआ है, इसलिए हमें इसमें शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियांगशी भी उतरा। उसकी नज़र तस्वीर पर टिकी हुई थी। उसकी आवाज़ में एक सपाटपन था जो कह रहा था, छिपने के लिए क्या है। उसने कहा, कायरों, डरने की क्या बात है, मैं पहले जाकर देखूंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड पहले ही उड़ चुकी थी। मेंग शिनशिन ने चेंशी की तरफ देखा, कुछ बेबस महसूस किया, फिर धीरे से अपने नीचे खड़े पिगबेजर से पीछे आने को कहा। झाओ लिंगरुओ और मानतांगली ने भी अपनी दिशा बदल ली। जियांगशी की बिना इजाज़त की गई कार्रवाई की वजह से पूरी टीम के पास उसका पीछा करने और लड़ाई वाली जगह के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनकी नज़र स्पिरिट मशरूम की परतों को चीरती हुई उन 5 को युद्ध के मैदान के बीच का नज़ारा पूरी तरह से दिखा रही थी। जंगल में एक बहुत ऊंचा उठा हुआ काला रेत का टीला था। यह कोई आम टीला नहीं था, बल्कि एक बड़े चींटी के घोंसले का ऊपरी हिस्सा था। इस समय रेत के टीले के चारों ओर एक भयंकर और खूनी लड़ाई चल रही थी। सैकड़ों बड़ी सिकल चींटियां ज्वार की तरह उमड़ पड़ीं और पूरे रेतीले इलाके को ढक लिया। उनकी संख्या डरावनी थी। ये सिकल एंट्स बहुत भयानक और डरावनी थीं। उनका पूरा शरीर काले भूरे रंग के सख्त कवच से ढका हुआ था और उनका बचाव बहुत मजबूत था, जिसे भेदना मुश्किल था। उनके शरीर के किनारों पर ट्रांसपेरेंट पंख उगे हुए थे, जो वाइब्रेट करके उन्हें बहुत तेज स्पीड देते थे, जिससे उनके अचानक हमले डरावने और मुश्किल हो जाते थे। उनके सिर के बीच से एक सख्त दरांती निकली हुई थी, जो हैरान करने वाली जानलेवा थी। हर सिकल चींटी के मरने पर 2 और निकल आती थीं। वे कभी खत्म नहीं होती थीं, मौत से डरती नहीं थीं, और उन्होंने पूरे रेत के टीले को पूरी तरह से बंद कर दिया था। अलग अलग ग्रुप के 1 दर्जन से ज़्यादा स्टूडेंट बुरी तरह फंस गए थे, जो पहले से ही भयंकर लड़ाई के दलदल में फंसे हुए थे। उनका कवच बहुत मोटा है, हम इसे बिल्कुल भी नहीं काट सकते। उनसे आमने सामने मत लड़ो, जोड़ काट दो। चेंशी की नज़रें अस्त व्यस्त युद्ध के मैदान पर 2 बार घूमी, फिर उन्होंने कहा, 1 मिनट रुको। कुछ भी करने से पहले स्थिति को साफ साफ देख लेते हैं। लेकिन जियांगशी, जिसका दिल का स्वभाव अलग थलग था और जो दिखावा करने के लिए बेताब रहता था, खुद को रोक नहीं सका। ये सुनकर उसने तुरंत घमंड से भरी आवाज़ में मजाक उड़ाया, मैं जियांगशी ईमानदारी और खुलेपन से पेश आता हूँ। मैं कभी भी अपना सिर और पूंछ छिपाने वाला चूहा नहीं रहा। वह परफॉर्म करने के लिए ऐसे स्टेज को कैसे छोड़ सकता था। इससे पहले कि उसकी आवाज़ धीमी भी होती, उसकी उड़ती तलवार के नीचे की स्पिरिट लाइट बढ़ गई और उसका शरीर अचानक हवा में फैल गया और एक तेज सफ़ेद चमक में बदल गया, जो एक पल में युद्ध के मैदान के बीचों बीच पहुंच गई। हवा में अपनी तलवार पर पैर रखते ही उसकी तलवार क्यूई खतरनाक तरीके से चारों तरफ घूम गई। उसका पोस्चर हीरो जैसा और रौबदार था। उसकी तेज़ी बेहिसाब थी। उसकी 2 तलवारें एक के बाद एक म्यान से बाहर निकली हुई थीं और एक के बाद एक ठंडी चमक रही थी। पुची पुची, कुछ धीमी आवाज़ों के साथ सामने से झपट रहे कई विशालकाय सिकल चींटियों के सिर तुरंत अलग हो गए। उनके विशालकाय शरीर रेत के टीले से टकराकर लुढ़क गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, अच्छी तलवारबाजी। क्या वह ट्विन ब्लेड तलवार है? जियांगशी, इतना ठंडा। जियांगशी उन आवाज़ों का जवाब देने के लिए पीछे नहीं मुड़ा। बस तारीफों के बीच उसकी तलवार की रोशनी और भी तेज़ हो गई और उसकी तलवार के वार की स्पीड और भी तेज़ हो गई।
अध्याय 179, 5 रंगों वाला लिंगजी। जब जियांगशी ने चींटियों के झुंड की ज्यादातर आग खींच ली थी और लड़ाई में गड़बड़ी हो गई थी, तो इस गैप का फायदा उठाते हुए चेनशी ने इस झगड़े की जड़ को पूरी तरह से पहचान लिया। रेत के टीले के बीच में एक खाली जगह पर बड़े चींटियों के घोंसले के बीच में एक ताड़ के आकार का 5 रंगों वाला लिंगजी चुपचाप जड़ें जमा रहा था और बढ़ रहा था। इसके चारों ओर 5 रंगों के घेरे घूम रहे थे और घने कोहरे में स्पिरिचुअल क्यूई उठ रही थी। ये क्वालिटी में एकदम सही था और दवा की ताकत से भरपूर था, एक टॉप टियर हेवन एंड अर्थ ट्रेजर जो मिलना मुश्किल था। स्टूडेंट्स के इस ग्रुप को साफ तौर पर सबसे बड़े खजाने का लालच था और वे जल्दबाजी में उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़े, जिससे घोंसले की गहराई में चींटियों का झुंड परेशान हो गया और इसी वजह से वे जिंदगी मौत की लड़ाई में फंस गए। कारण और असर को समझने के बाद चेनशी ने देखना बंद कर दिया और अपने पीछे खड़ी 3 औरतों की तरफ देखा। उसकी आवाज़ शांत थी, तुम तीनों लड़ाई के मैदान के पास मत जाना, यहीं रुको, मैं अंदर जाकर उस लिंगजी को तोड़कर तुरंत वापस आ जाऊंगा। झाओ लिंगरुओ, मेंग शिनशिन और मान तांगली सभी हैरान थे, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। झाओ लिंगरुओ खुद को कन्फर्म करने के लिए बोल ही नहीं पाई, उनकी आवाज़ में हैरानी भरी थी। आप उस 5 रंग वाली लिंगजी को तोड़ने का इरादा रखते हैं, जबकि सिकल चींटियों के 2 ग्रुप और लेयर वहाँ हैं। आपको पता होना चाहिए था कि लड़ाई का मैदान इस समय बहुत अफरा तफरी वाला था। स्टूडेंट्स मार काट में उलझे हुए थे और खतरनाक चींटियां पागलों की तरह पलटवार कर रही थीं। एक पल की लापरवाही का नतीजा ये होगा कि दोनों तरफ से हमला हो सकता है। ऐसा करना बाघ के मुंह से खाना छीनने जैसा था और बहुत खतरनाक था। चेनशी ने बेपरवाही से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसकी आकृति अचानक चमकी और एक परछाई छोड़ते हुए वह धुंधली हरी मशरूम जैसी रोशनी को पार करते हुए सीधे युद्ध के मैदान के सबसे खतरनाक सेंटर में घुस गया। सिकल चींटियों के घने, निडर और लेयर वाले घेरे का सामना करते हुए चेनशी ने किरण रहस्यमय फायर मेज को बुलाने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी स्पिरिचुअल क्यूई फट गई और उसने तुरंत ब्लेजिंग सनफायर डोमेन को बाहर निकाल दिया। अचानक आग का एक भयानक लाल समुद्र फैल गया, जिसके बीच में वह था, और 6 मीटर का दायरा फैल गया। आग की लहरें चारों तरफ फैल गईं। आग के समंदर के पास आने वाली कोई भी बड़ी सिकल चींटी का सख्त, गहरे भूरे रंग का कवच तेज गर्मी से तुरंत झुलस गया और हवा में जलने की गंध भर गई। जुबानहुओ गदा उसके हाथों में आसानी से चल रही थी और जो भी सिकल चींटी आग के समुद्र से निकलती, उसका कवच चकनाचूर हो जाता था। जितना वह रेत के टीले के बीच में पहुंचता जहां लिंगजी उगते थे, चींटियों के झुंड का पलटवार उतना ही उन्मत्त होता जाता था। जमीन के नीचे की रेत की परतें लगातार कंपन और मत रही थीं, क्योंकि कई सिकल सोल्जर चींटियां, जो साधारण चींटियों के झुंड से कहीं ज्यादा बड़ी थीं और ज्यादा भयंकर और क्रूर आभा वाली थीं, रेत से बाहर निकल रही थीं। सैनिक चींटियों के इस ग्रुप के शरीर बहुत बड़े थे और उनके ब्लेड चमकदार थे, साफ तौर पर चींटियों के झुंड की सबसे अच्छी लड़ाकू ताकत। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गए और सीधे चेनशी पर जानलेवा इरादे से झपटे। लेकिन चेनशी अब वह नहीं रहा जो वह पहले हुआ करता था। पिछले आधे साल में चेनशी की पत्नियां एक के बाद एक प्रेग्नेंट हो रही थीं और बच्चे दे रही थीं, और उसके फिजिकल बॉडी में जो बहुत ज्यादा सिस्टम पॉइंट्स जुड़ रहे थे, वह डरावना था। उसकी सिर्फ कच्ची फिजिकल ताकत ही एक अर्ली स्टेज कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के बराबर थी। सीटी बजाती तेज चींटियों की दरांती का सामना करते हुए चेनशी ने न तो कोई झिझका और न ही कोई बचाव किया। उसने अपना नंगा हाथ उठाया और ठंडी कती हुई दरांती की धार को सही से पकड़ लिया। एक हाथ से ब्लेड पकड़ना, कुछ चटकने की आवाज़ के साथ हड्डी का दरांती, जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट मैजिक ट्रेजर्स को चकनाचूर कर सकता था, उसके नंगे हाथों से 2 टुकड़ों में टूट गया। इससे पहले कि सिकल सोल्जर चींटी, जिसने अपना हथियार खो दिया था, कुछ कर पाती, चेनशी के एक हल्के से हथेली के वार से उसका कीड़ा जैसा शरीर चकनाचूर हो गया और वह जली हुई जमीन पर गिर गई। सिर्फ एलीट सैनिक चींटियां भी उसे एक कदम भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकीं। दूर चट्टानी प्लेटफॉर्म पर झाओ लिंगरुओ, मेंग शिनशिन और मान तांगली ने अपनी सांस रोक ली। युद्ध के मैदान के बीच में कुचलने वाले दबदबे का दृश्य देखकर वे हैरान भी थे और खुश भी। लड़ाई के मैदान में जियांगशी, जो सबसे आगे रहकर चींटियों के झुंड को मार रहा था और सबका ध्यान खींच रहा था, उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि चेनशी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। उसे कोई हरा नहीं सकता और वह लिंगजी को छीनने ही वाला था, जिससे सारा ध्यान उसकी तरफ खींच गया। उसका गुस्सा तुरंत भड़क गया। उसने अपने पैरों के नीचे फ्लाइंग स्वॉर्ड को तेज किया और सीधे चेनशी की ओर उड़ते हुए गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्पॉटलाइट चुराने की? अलग अलग स्कूलों के छात्र जो लड़ाई में जूझ रहे थे और लिंगजी के लिए बुरी तरह लड़ रहे थे, वे भी पूरी तरह परेशान हो गए। ये देखकर कि उनका सबसे बड़ा खजाना, जो उनका होने वाला था, एक बाहरी आदमी उसे ले जा रहा है, उन्होंने एक के बाद एक चींटियों के झुंड से अपनी लड़ाई छोड़ दी और अपने सारे हमले चेनशी की ओर मोड़ दिए। हम उसे 5 रंगों वाला लिंगजी तोड़ने नहीं दे सकते। एक पल में अलग अलग रंग की स्पिरिचुअल लाइटें फट गईं। मैजिक ट्रेजर, तावीज़ और छिपे हुए हथियार हवा में एक घने झुंड में आए और चेनशी को चारों तरफ से रोक दिया।
हमला बहुत ज्यादा ताकतवर था। जैसे ही सारे हमले उस पर होने वाले थे और जियांगशी उसके करीब आने वाला था, चेनशी का शरीर अचानक खाली हो गया, आग के समंदर में हवा में गायब हो गया और कोई निशान नहीं छोड़ा। आसमान छूता हमला तुरंत अपना निशाना चूक गया और पूरा हमला आने वाले जियांगशी की ओर बढ़ गया। उस जरूरी पल में जियांगशी के चारों ओर अपने आप सुरक्षा देने वाली स्पिरिचुअल लाइट की एक मोटी परत फैल गई। उसकी स्वॉर्ड क्यूई बहुत बड़ी थी और उसने सभी मैजिक ट्रेजर, टेलिस्मैन और छिपे हुए हथियारों की बमबारी को जबरदस्ती झेला। एक के बाद एक धमाके हुए जिससे उसका शरीर बार बार कांप रहा था और वह बुरी हालत में था। अगले ही पल रेत के टीले पर चमकता हुआ 5 रंगों वाला लिंगजी हवा में गायब हो गया। भीड़ तुरंत शोर मचाने लगी और एक के बाद एक चीखें उठने लगीं। उसने लिंगजी तोड़ ली। यह अदृश्य होने की एक सीक्रेट टेक्निक है। वह अदृश्य हो गया। जल्दी रेत बिखेर दो, हम उसे बिल्कुल भी भागने नहीं दे सकते। कई तेज तर्रार स्टूडेंट्स ने तुरंत रेवील सैंड निकाली और उसे जोर से पूरे स्पेस में बिखेर दिया। रेत और धूल ने आसमान को भर दिया, इनविजिबिलिटी को तोड़ने और चेनशी के ट्रेल को लॉक करने की कोशिश की। लेकिन आखिर में वे एक कदम बहुत देर कर चुके थे। चेनशी पहले ही चुपचाप युद्ध के मैदान से हट चुके थे और हाथ में 5 रंग का लिंगजी लेकर शांति से चले गए थे। जैसे ही चेनशी लिंगजी को लेकर गायब होकर पीछे हटा, रेत के टीले पर बना चींटियों का घोंसला अचानक जोर से कांप उठा। 5 रंगों वाला लिंगजी पूरे चींटियों के झुंड का ओरिजिनल स्पिरिचुअल सोर्स था। स्पिरिचुअल सोर्स के हवा में गायब होने के साथ पूरा चींटियों का झुंड तुरंत बहुत ज्यादा गुस्से और पागलपन में आ गया। सिकल चींटियां, जो पहले स्टूडेंट्स को घेर कर मार रही थीं, पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठीं। पहले से तय सभी टारगेट छोड़कर पागलों की तरह हर जगह हमला करने और काटने लगीं। जमीन के नीचे से चींटियों का एक बहुत बड़ा झुंड बिना रुके बाहर निकला और पूरे रेत के टीले को पूरी तरह से ढक लिया। वे मौत से बेखौफ सरपट दौड़े और दौड़े। उनका हमला पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। उन्होंने वहां मौजूद अलग अलग स्कूलों के स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से काबू पा लिया और लड़ाई के मैदान का माहौल तुरंत पूरी तरह से खत्म हो गया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, चींटियों के झुंड की फुफकार और तकनीकों के धमाके और भी तेज और चुभने वाले होते गए। दूर चट्टान के प्लेटफॉर्म पर झाओ लिंगरुओं ने भौहें चढ़ाईं और रेत के टीले की तरफ देखा, जो पूरी तरह अस्त व्यस्त और बेकाबू था। चेनशी कहाँ है? वह लिंगजी के साथ भाग तो नहीं जाएगा, है ना? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अचानक उसके बगल में स्पिरिचुअल लाइट की एक चमक दिखाई दी। चेनशी की आकृति अचानक हवा से उभरी। मेंग शिनशिन, मान तांगली और झाओ लिंगरुओ सभी इस अचानक उपस्थिति से अचंभित और चौंक गए। सबकी नज़रें एक साथ उसके बाएं हाथ पर पड़ीं। एक रंगीन स्पिरिचुअल लाइट से ढका 5 रंगों वाला लिंगजी चुपचाप उसकी हथेली में था। उसके तने के पैटर्न साफ थे और ताज़ी गीली काली रेत अभी भी उसकी जड़ों से चिपकी हुई थी। साफ था कि उसे अभी अभी तोड़ा गया था। उसकी क्वालिटी ठीक थी और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। चेनशी ने सबसे पहले लिंगजी को अपने स्टोरेज पाउच में रखा, फिर कहा, चलो चलते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है और हमारा पीछा नहीं किया है, हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। चींटियों के झुंड ने 5 रंगों वाली लिंगजी खो दी है और पूरी तरह से पागल हो गए हैं। मनतांगली ने अपनी हथेली में स्पिरिचुअल क्यूई से भरे 5 रंगों वाले लिंगजी को देखा और पूछा, क्या आप लिंगजी को अपने पास रखेंगे? चेनशी ने बहुत पहले ही यह प्लान बना लिया था। उसे पहले उन्हें थोड़ी ट्रीट देनी थी, इसलिए उसने जवाब दिया, बाहर निकलने के बाद हम लिंगजी को पीसकर दवा वाला पाउडर बना लेंगे। मुझे आधा चाहिए और बाकी तुम लोग आपस में बांट लो। तीनों महिलाएं बहुत खुश थीं। मेंग शिनशिन ने जल्दी से युद्ध के मैदान की तरफ देखा। जियांगशी का क्या? वह अभी भी युद्ध के मैदान में है। झाओ लिंगरुओ ने एक पल सोचा और तुरंत फैसला किया, अभी उसे इग्नोर करो। उसकी तलवार की टेक्निक बहुत बढ़िया है, हमें पहले निकलना चाहिए और बाद में उससे कांटेक्ट करना चाहिए। मेंग शिनशिन और मान तांगली ने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से चेनशी के नक्शे कदम पर चल पड़े। चैप्टर 180, कमज़ोर हालात का फ़ायदा उठाना। मेंग शिनशिन बहुत ध्यान से काम कर रही थी। जाने से पहले उसने खास तौर पर अपने हाथ हिलाकर अपने जानवरों को काबू करने वाले बैग से कई छोटे, चुपके से उड़ने वाले कीड़े बाहर निकाले। उसने जानवरों को काबू में करने का एक छोटा सा मंत्र फुसफुसाया और कीड़े तेजी से जली हुई धरती पर फैल गए और जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में चुपचाप उड़ने लगे। जब तक जियांगशी उन्हें देखेगा, बीटल्स उसे हमारी जगह तक ले जाएंगे। वह हमें ढूंढ लेगा, बस वह बहुत ज्यादा बेवकूफ़ ना हो। उन चारों ने कन्फर्म किया कि किसी भी पीछा करने वाले की कोई स्पिरिचुअल लाइट या ऑरा पास नहीं आ रही है, इससे पहले कि उन्होंने अपनी रफ्तार धीमी की और इस लिंग्यून गुफा सीक्रेट दायरे के आसपास के माहौल को सही मायने में देखना शुरू किया। ... सीक्रेट दुनिया बहुत बड़ी और बेहिसाब थी।
हालांकि परिधीय क्षेत्र सामान्य छात्रों के प्रशिक्षण और संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त विभिन्न बुनियादी आध्यात्मिक सामग्रियों से आच्छादित था, लेकिन शीर्ष स्तर का स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना, जिसमें वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला अवसर और प्राचीन अवशेष शामिल थे, वे सभी लिंग्यून गुफा की मुख्य गुफाओं में छिपे हुए थे। लिंग्यून गुफा के प्रवेश द्वार इधर उधर बिखरे हुए थे। वहां 18 बड़े मेन एंट्रेंस थे जो बहुत भीड़ वाले और जाने माने थे। ये बड़ी सेनाओं और टीमों के लिए मेन रास्ते थे जहां कड़ा मुकाबला होता था। इसके अलावा बंजर जमीन के बीच सैकड़ों छिपे हुए छोटे एंट्रेंस थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, जो सुनसान शॉर्टकट के तौर पर काम करते थे जहां लोग बहुत कम आते थे। मेंग शिनशिन ने आगे कहा, प्लान के अनुसार आगे बढ़ें। इस ऑपरेशन से पहले वे पांचों पहले ही एक स्ट्रैटेजी पर सहमत हो गए थे। अगर वे रास्ते में गलती से अलग भी हो जाते तो वे किसी खास छिपे हुए एंट्रेंस पर जाकर फिर से इकट्ठा हो सकते थे ताकि उनका कॉन्टैक्ट पूरी तरह से न टूटे। सिर्फ चेन शे, जो डिस्ट्रिक्ट सी में थोड़े समय के लिए आया था, उसने कभी भी लड़ाई से पहले की बातचीत में हिस्सा नहीं लिया था और उसे इन सीक्रेट रेल के नियमों या मिलने की जगहों के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह पूरे रास्ते दूसरों के नक्शे कदम पर ही चल सका। वे चारों रास्ते में कल्टीवेटर की कई टीमों से बचते हुए अंदर तक घुस गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद भी उन्हें जियांगशी का कोई निशान नहीं दिखा जो उनका पीछा कर रहा था। ये कन्फर्म करते हुए कि वे कुछ समय के लिए सुरक्षित हैं, ग्रुप ने इंतजार करना बंद कर दिया और तेजी से आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए झाओ लिंगरुओ ने अपनी आवाज़ धीमी की और गंभीरता से चेतावनी दी, आगे मेरे झाओ परिवार का खास छिपा हुआ छोटा गुफा का दरवाज़ा है। ये सीक्रेट रास्ता मेरे झाओ परिवार के पुरखों से मिला एक सीक्रेट रास्ता है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और यह बहुत छिपा हुआ और सुरक्षित है। आज आप सभी को यहाँ लाना एक एक्सेप्शन है। सीक्रेट दायरे से निकलने के बाद किसी को भी इसके बारे में आधा शब्द भी लीक करने की इजाज़त नहीं है। ग्रुप ने एक के बाद एक सिर हिलाया, जिससे पता चला कि वे इस सीक्रेट को पूरी तरह से सीक्रेट रखेंगे। झाओ लिंगरुओ के गाइडेंस में वे दक्षिण पश्चिम दिशा में घने उग रहे बड़े बड़े स्पिरिचुअल मशरूम के एक पैच की ओर मुड़े। उन स्पिरिचुअल मशरूम की टोपी पहले से ही एक इंसान से ज़्यादा लंबी थी और उनके डंठल छोटे पेड़ों जितने मोटे थे। ये यही है। झाओ लिंगरुओ नीचे बैठ गया और दरार के किनारे से काई और ढीली मिट्टी को हटा दिया, जिससे एक छोटी सुरंग का दरवाज़ा दिखा जिससे सिर्फ एक ही आदमी बगल से गुजर सकता था। ये पक्का करने के लिए कि आगे का रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित है, मेंग शिनशिन ने फिर से अपना हाथ उठाया और अपने जानवरों को काबू करने वाले बैग से एक छोटी फुर्तीली रॉक पियर्सिंग मोल को बुलाया। उसने एक छोटा सा स्पिरिचुअल लैंप मजबूती से छछूंदर के सिर पर बांध दिया, स्पिरिचुअल लाइट का इस्तेमाल करके उसे रास्ता दिखाया और उसे जाल, जहरीले धुएं और छिपे हुए याओ जानवर की तलाश के लिए पहले टनल में घुसने दिया। निशान छोड़ने के बाद ग्रुप नीचे झुका और एक एक करके टनल में घुस गया। स्काउटिंग मोल आगे आगे भागा, उसके पीछे मान तांगली और झाओ लिंगरुओ थे। चेनशी ने सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पीछे आने की पहल की। सुरंग नीची और पतली थी, जिससे उन चारों को धीरे धीरे रेंगकर आगे बढ़ना पड़ा। चेनशी झाओ लिंगरुओ के पीछे पीछे चली। झाओ लिंगरुओ ने हल्के रंग की छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी। जब वह रेंग रही थी तो उसकी स्कर्ट का हेम अपने आप ऊपर की ओर खींच गया, जिससे उसकी गोरी पतली टांगें पूरी तरह दिख रही थीं। लाइनें हल्की और चिकनी थीं और इतनी पास होने के कारण वे बहुत साफ थीं। धुंधली, बंद, पतली जगह में माहौल धीरे धीरे धुंधला और हल्का हो गया। कभी कभी जमीन पर कुछ मशरूम दिखाई देते थे। वे बाहर के स्पिरिचुअल मशरूम से बहुत छोटे थे, हर एक सिर्फ अंगूठे के साइज का था और उसकी टोपी चपटी स्पाइरल शेप की थी, जैसे कि उन्हें किसी फोर्स ने बढ़ने के दौरान बीच से बाहर की ओर मोड़ दिया हो। उनसे एक खास खुशबू निकल रही थी, तेज नहीं लेकिन सूखी हवा में फैलकर हल्की सी बनी हुई थी। डॉट डॉट डॉट। हालांकि बंद, नमी वाली सुरंग में ठंड और सर्द थी, फिर भी तीनों महिलाओं के शरीर में अचानक गर्मी की लहर उठ गई। उनके पूरे शरीर में बुखार जैसा महसूस हुआ, उनका ची और खून तेजी से बढ़ा और उसके तुरंत बाद उनकी स्किन पर एक हल्की खुजली वाली सनसनी उठी। जितना ज्यादा वे खुजलाते, खुजली उतनी ही बढ़ती जाती, शांत होना नामुमकिन हो जाता। ग्रुप को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत रेंगना बंद कर दिया। टनल के अंदर एक बड़े नेचुरल छोटे गुफा वाले कमरे में आराम करते हुए अपने शरीर में हो रही अजीब हरकतों को दबाने की कोशिश करने लगे। चेनशी ने गहरी आवाज में पूछा, क्या कोई पहचानता है कि ये मशरूम क्या हैं? ये मशरूम जहरीले हो सकते हैं। इस समय तीनों महिलाओं की हालत धीरे धीरे काबू से बाहर होने लगी। झाओ लिंगरुओ चट्टान की दीवार के सहारे बैठ गई। उसने अपना पानी का फ्लास्क खोला और एक बड़ा घूंट लिया। पानी उसके मुंह के कोने से बहकर उसके कपड़े गीले कर रहा था। मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस तरह का सामना नहीं किया। उसके बाद के शब्द अचानक तेज सांस लेने की वजह से रुक गए। उसने पानी का फ्लास्क उठाया और एक और घूंट लिया, लेकिन बहुत जल्दी में पी लिया, जिससे उसका गला अटक गया और उसे कई बार खांसी भी आई। मैंटेंगली भी अब खुद को रोक नहीं पाए।
उसने अनजाने में अपने कपड़े खींचे, उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें चकरा गईं। बहुत गर्मी। मेरा पूरा शरीर इतना गर्म है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेंग शिनशिन सबसे सीधी सादी थी। गर्मी से उसका दिमाग खराब हो गया और उसने सीधे अपने बाहरी कपड़े उतार दिए, सिर्फ अपना टाइट अंडरगारमेंट ही छोड़ा। उसका बर्फ जैसा सफ़ेद, नाजुक और सुडौल शरीर बिना किसी ढके धुंधले आध्यात्मिक दीपक के नीचे दिख रहा था। उसकी स्किन एक झुलसाने वाले हल्के लाल रंग से लाल हो गई थी। केवल चेंशी शुरू से आखिर तक पूरी तरह से अप्रभावित रहा। उसका भौतिक शरीर बेहद शक्तिशाली था, उसका अत्याचारी धधकता सूर्य शरीर सभी जहरों से प्रतिरक्षित था और उसका अपना जहर प्रतिरोधाम फाउंडेशन स्थापना छात्रों से कहीं ज्यादा था। चेंशी का चेहरा उतर गया और उसने पक्का फैसला किया, इन मशरूम के साथ सच में एक प्रॉब्लम है। इनमें मतिभ्रम पैदा करने वाले और गर्मी पैदा करने वाले टॉक्सिन होते हैं। उसे सीक्रेट रेल में इन अनोखी फंगस से निकलने वाले टॉक्सिन की डिटेल्स नहीं पता थीं और उसके पास सही दवा लिखने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह सिर्फ कुछ डिटॉक्सिफिकेशन पिल्स निकालकर ही सब निगल सका। बाकी 3 महिलाओं के लिए टॉक्सिन पहले ही उनके मेरिडियन और दिमाग पर हमला कर चुके थे। उनकी आंखें धीरे धीरे फोकस खो बैठीं और वे हैरान हो गईं और वे सभी भ्रम में पड़ गईं। अचानक झाओ लिंगरुओ बोली। उसने अपना हाथ उठाया और चेंशी की ओर इशारा किया। उसकी आंखें एकाग्र नहीं थीं, फिर भी गहरी थीं। कितना बड़ा जादुई खजाना है, मैं सच में इसे हथियाना चाहती हूँ। झाओ लिंगरुओ ने चेंशी को टटोलना शुरू किया और चेंशे हैरान रह गया। इसके तुरंत बाद मान तांगली ने भी आवाज़ निकाली और बुदबुदाया, इतना मोटा लिंगजी, मैं इसे चुनना चाहता हूँ। मैनटेंगली ने उसे चूसना शुरू कर दिया और गुफा के सबसे गहरे हिस्से में मेंग शिनशिन चेंशी पर कूद गई, अपना गाल उससे सटाया और धीरे से रगड़ा। एक उलझन भरी और संतुष्ट आवाज़ निकाली, जैसे नींद में बात कर रही हो, कितना प्यारा स्पिरिट बीस्ट है, मैं सच में इस पर सवारी करना चाहती हूँ। बंद छोटी गुफा के कमरे में कामोद्दीपक दवा धीरे धीरे फैल रही थी। तीनों औरतें मतिभ्रम में बुरी तरह फंसी हुई थीं, उनके बसंत के नज़ारे खुले हुए थे, वे नाच रही थीं और इशारे कर रही थीं। सिर्फ चेंशी ही शांत रहा। अपने सामने कंट्रोल खो चुकी 3 जवान खूबसूरत औरतों को देखकर वह अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सका। नहीं नहीं, मैं ऐसी कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इस अमेजिंग जर्नी का हिस्सा बने। नीचे कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।